हेलो श्रीत, प्रीतम, श्वेता, वेरी गुड आफ्टरनून बच्चे। तो फाइनली हम आ गए हैं फंडामेंटल राइट्स पे। और लास्ट जो टॉपिक था उसमें से मुझे नहीं लगता कि आपको कोई डाउट होगा। है तो आप सवाल कर सकते हैं। लास्ट जो सेशन था, जहां तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ, आर्टिकल 19 सब क्लॉज डी, सिर्फ 19(1) सब क्लॉज डी तक ही हम लोगों ने डिस्कस किया था। मूवमेंट वाला हिस्सा हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें मैंने आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन बताया 19(1) सब क्लॉज ए, बी, सी, डी टिल जी तक। तो 19(1) ए, बी, सी और डी, ए, बी, सी और डी, चार हम लोग फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 19 के, जो कि फ्रीडम के हैं, जो 19 से 22 के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, उसको लेकर के हम लोगों ने पढ़ा था, सीखा था, समझा था। नमस्कार डियर लोकेश। और लास्ट जो किया था वो डॉक्ट्राइन, मतलब बेसिकली लास्ट सेशन में हम लोगों ने एक डॉक्ट्राइन पढ़ा था, डॉक्ट्राइन ऑफ सिविरेबिलिटी, एक डॉक्ट्राइन पढ़ा था कलरेबल लेजिस्लेशंस, और एक डॉक्ट्राइन पढ़ा था जिसे हम लोग डॉक्ट्राइन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शंस देखते थे। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे केसेस में, जो जो समय समय पे सुप्रीम कोर्ट के अंदर केसेस होते रहे, उसको लेकर के बहुत सारे डॉक्ट्राइंस आए हैं। उसी उसी डॉक्ट्राइंस में से कुछ डॉक्ट्राइंस जो है हम ऑलरेडी कर चुके हैं। लाइक कल 3 पढ़े थे हमने, उससे पहले डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ा था, और आगे अगर कोई और डॉक्ट्राइन होगा तो वो भी आ जाएगा। तो मूवमेंट को लेकर के टोल का कंसेप्ट हम लोगों ने सीखा था। बाकायदा जो मूवमेंट है वो रेस्ट्रिक्टेड हो सकती है, और कुछ जगह पे रेस्ट्रिक्टेड भी है, जैसे कि आईएलपी वाले रीजन्स में हम लोगों ने देखा कि जो नॉर्थ ईस्ट के इलाके हैं, जो शेड्यूल एरियाज होते हैं यानी ट्राइबल्स एरियाज होते हैं, उनकी प्रोटेक्शन के लिए हम लोग कुछ रीजनेबल ग्राउंड ऑफ रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। और असम ये अरुणाचल प्रदेश से नीचे की तरफ आएंगे जो चारों स्टेट हैं, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, वहां पर आईएलपी का स्टेटस दिया गया है सर। दरअसल वहां पर आदिवासी लोग रहते हैं और बाहरी लोगों से वो अनटच्ड रहते हैं। और ये अंग्रेजों के ही जमाने से चला आ रहा है कि जब अंग्रेज ईस्ट की तरफ फैलते फैलते असम के प्लेन्स तक गए, तो उसके आगे वो लोग नहीं पहुंचे। उसके आगे उन्होंने क्या किया, देखा कि भाई जो ट्राइबल्स लोग हैं वो कहीं ना कहीं डर फील कर रहे हैं, और उस चीज को प्रिजर्व रखने के लिए उनके कल्चर्स को, उनके ट्रेडिशंस को, जो कि बहुत हाईली ट्रेडिशंस, उनका रिच ट्रेडिशंस है, तो उसको प्रोटेक्ट रखने के लिए ही उन्होंने इस तरह के कंडीशंस लगाई थी, जो कि आज तक भी चलती है। तो वहां तक कहानी हमारी खत्म हो गई थी। आज हम जो चलेंगे उससे आगे चलेंगे, जो कि है राइट टू रेजिडेंस, आर्टिकल 19(1) सब क्लॉज ई। जब हम चलेंगे तो राइट टू रेजिडेंस की बात की जा रही है। देखिए, राइट टू रेजिडेंस में समझने जैसा कुछ खास है नहीं। आर्टिकल 19(1) सब क्लॉज डी, इसमें बात की गई, नहीं सॉरी, ई, इसमें जो बात की गई है वो बात की गई है रेजिडेंस की। रेजिडेंस का मतलब बेटा आपका निवास होता है भारत में। आप किसी भी राज्य में जा सकते हो, जाइए, बैठिए, बात कीजिए, और रहना चाहें तो वहां रहिए भी। रेजिडेंस को लेकर के कोई सवाल जवाब नहीं। हाँ, कुछ चीजों को लेकर के क्वेश्चन मार्क्स हो सकते हैं, लाइक कि वहां पर जो एग्रीकल्चर प्रॉपर्टीज हैं वो नहीं खरीद सकते। कोई बाहरी व्यक्ति है तो वो कितनी प्रॉपर्टी खरीद सकता है, कितनी नहीं, उसमें एग्रीकल्चर आएगा कि नहीं आएगा, ऐसी कैप एक स्टेट बना सकता है। लेकिन रेजिडेंस को लेकर के कोई सवाल जवाब नहीं। अब मेरी अगर गवर्नमेंट जॉब लग जाए, आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाए, तो वो तो फिर कश्मीर में भी आप जा सकते हैं। राइट टू रेजिडेंस तो आप फिर आपका वहां पे भी है। तो यानी जब आप घर से बैग पैक करके पटना से निकलते हैं केरल के लिए कि घूमने जा रहा हूं, तो दरअसल सिर्फ आपके साथ बैग ही नहीं चल रहा होता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी चल रहा होता है, जिसमें मूवमेंट भी साथ आ गया, और जहां आप रहना चाहते रह रहे हैं वो आर्टिकल ई भी आ गया, 19(1) ई भी आ गया। तो रेजिडेंस बड़ा सिंपल सा क्लॉज है, इसमें समझने जैसा कुछ नहीं है। हाँ, और रीजनेबल ग्राउंड ऑफ रेस्ट्रिक्शंस है। तो जो मूवमेंट के साथ हम लोग रीजनेबल ग्राउंड ऑफ रेस्ट्रिक्शंस देखते थे, जो रीजनेबल ग्राउंड ऑफ रेस्ट्रिक्शंस सब क्लॉज डी के साथ था, यानी मूवमेंट के साथ, वही रीजनेबल ग्राउंड ऑफ रेस्ट्रिक्शन जो है रेजिडेंस के साथ भी होगा। वही शेड्यूल एरिया को लेकर के, वही इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक स्पेस को देख करके हम लोग जो है रीजनेबल ग्राउंड ऑफ बना सकते हैं। तो इसमें ज्यादा कुछ समझने वाली बात थी नहीं। आर्टिकल 19(1) जो एफ था वो हम ऑलरेडी स्क्रैप कर चुके हैं, ओमिट कर चुके हैं, जो कि प्रॉपर्टी थी। और हमारे पास जो है 19(1) सब क्लॉज जी है, जो कहता है कि आप
किसी भी तरह के प्रोफेशंस को प्रैक्टिस करना चाहें तो कर सकते हैं। देयर इज ए फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन। तो सर किसी भी तरह के प्रोफेशंस को अगर मैं प्रैक्टिस करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। अच्छा सर एक बात बताओ, प्रोफेशंस को दो कैटेगरी में बांटा गया है। एक तो सर लीगल है। जब आप कहते हैं ना सर कोई भी, तो कोई का नहीं मतलब है, प्रोफेशन में लीगल और इलीगल प्रोफेशंस भी होते हैं। अब लीगल वो जो गवर्नमेंट ने बोल दिया, या ये कह लीजिए सर व्हाट इज लीगल, बेटा जो इलीगल है नहीं है। अब इलीगल के लिए जो है गवर्नमेंट ने बता दिया कि ये काम जो है आप नहीं करेंगे। अब जैसे कि मैं घर में मैंने अभी कोई केस ही पढ़ा हुआ था, कहीं पढ़ रहा था कि कोई एक व्यक्ति है, हरियाणा की ही बात है, कि अपने जो खेत हैं, सरसों के खेत हैं, उसमें उसने बीज डाल रखे थे, ड्रग्स के, अफीम के बीज डाल रखे थे, और सरसों के बीच में ही वो खेती कर रहा था। तो दिस इज द इलीगल प्रैक्टिस। तो आप ये थोड़ी कर सकते हो, ये थोड़ी कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो प्रोफेशन में भी इलीगल है, इलीगल है। जो इलीगल है, इसके अलावा जो बच गया सर वो लीगल है, कहानी खत्म। तो अगर आपका प्रोफेशन इलीगल है तो बेटा उसको तो देखो रोक मिलेगी ही मिलेगी। यहाँ पर जो बात हो रही है, हर चीज जो लीगल है वो आप कर सकते हैं। कहानी ये है। एक ना वेब सीरीज आई है, थी मतलब वो पहले आई थी, मैंने जब देखा तो अभी का नहीं है, हो सकता है आप लोगों ने नाम सुना हो, भोकाल। और ये जो आईपीएस हैं उत्तर प्रदेश में, नवनीत सिगेरा, उनके लाइफ पे बेस्ड है। तो उसमें जब वो वेब सीरीज चल रही होती है, और जब नवनीत सिगेरा एज एन आईपीएस ऑफिसर, जब वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए अलग अलग जगह जगह जा रहे होते हैं, मतलब जिस इलाके में गए हैं वो, तो वहां पर है ना जो विलन है उसकी एक माँ है। और माँ जो है वो अपने बच्चे को लेकर के, अपने बेटे को लेकर के हमेशा एक ही बात कहती है कि तेरी जो लीगल जो डिमांड है अल्लाह ताला वही पूरी करे। वो जब भी बेटा उसके नजदीक जाता है तो माँ से जब आशीर्वाद वगैरह लेता है, तो माँ हमेशा एक शब्द का इस्तेमाल करती है, एवरीथिंग विच इज लीगल दैट विल बी, और दैट शुड बी हैपन। ये होना चाहिए। लेकिन अगर कोई चीज तेरी जो ख्वाहिश है जो इलीगल है, तो उस पे वो सवाल उठा रही है, वो कह रही है कि हर लीगल जायज वो मानी जाए, इलीगल नहीं। तो यहाँ पे भी प्रोफेशन में बोला गया कि भाई जो इलीगल है वो नहीं, जो लीगल है वो हम मान सकते हैं, उसमें किसी भी तरह की दिक्कत नहीं, किसी भी तरह की समस्या नहीं। अच्छा सर जब मैं प्रोफेशन पे बात कहता हूँ ना, अब जैसे कि एक केस याद आता है, दिल्ली में क्या हुआ, एक मैक्सफोर्ड करके स्कूल होता था, मैक्सफोर्ड स्कूल है। अब मैक्सफोर्ड स्कूल को सर बार बार चेतावनी दी जा रही थी कि आपकी जो मैनेजमेंट है वो ढंग से काम नहीं कर रही, वो इलीगल प्रैक्टिस कर रही है, यानी वो प्रैक्टिस जो बच्चों को लेकर के काफी ज्यादा हार्मफुल है, और हमें ये संज्ञान में आया है कि आप ऐसा कर रहे हैं, तो कृपया करके ऐसा ना करें। तो ये मैक्सफोर्ड जो स्कूल है, ये अपने आप को बड़ा तोप समझता था, बोला नहीं नहीं हम तो भैया प्राइवेट स्कूल, बड़ा स्कूल बयान, हमें क्या कर सकता है। तो देखिए पब्लिक इंटरेस्ट में बात आई, मैक्सफोर्ड स्कूल की जो मैनेजमेंट है, स्टेट ने उसे अपने हाथों में ले लिया। मैनेजमेंट को स्टेट ने अपने कंट्रोल में कर लिया। क्यों? क्योंकि सर ये बात देखी गई कि इन लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट ये मेरे लिए जरूरी हो गया था, नहीं तो आप अपनी मनमानी करते रहते और कई लोगों का जीवन खराब कर, तो हम वो नहीं होने देंगे। स्टेट के कंट्रोल में सर उस स्कूल के मैनेजमेंट आ गए। तो आप कहीं क्या ये सवाल उठा सकते हैं सर कि कैरी आउट एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, सर इसकी वोलेशन है भाई, क्योंकि प्रोफेशन में यहीं पे बात लिखी गई है, कैरी आउट एनी बिजनेसेस, कैरी आउट एनी बिजनेसेस, ट्रेड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो कैरी आउट एनी ऑक्यूपेशन एंड ट्रेड बिजनेस। तो देखिए आपको लग रहा है कि सर कहीं ना कहीं इसकी वोलेशन दिख रही है, लॉजिकली देखा जाए तो कोई वोल्यूशन नहीं है। ऐसे प्रैक्टिकली बिहेवियर में देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ सर वो तो अपना स्कूल की मैनेजमेंट चला रहे थे, अपना उनका ऑक्यूपेशन था। देखिए पब्लिक इंटरेस्ट में स्टेट ने उस पूरे स्कूल को क्या कर लिया, कंट्रोल कर लिया। ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, रीजनेबल ग्राउंड ऑफ रेस्ट्रिक्शन है ही है। तो ये है आर्टिकल 19 सब क्लॉज जी। सर एक बात बताइए, प्रोफेशन को लेकर के इतना ज्यादा मतलब हम हाइप क्यों कर रहे हैं, मतलब हमारा संविधान प्रोफेशन को लेकर के बात क्यों कर रहा है? अंडरस्टूड नहीं है कि कोई भी व्यक्ति, जैसे आज के टाइम पे कोई भी व्यक्ति अगर पैदा हुआ है इंडियन टेरिटरी में, तो सर वो बड़ा होगा, कल को अपनी एजुकेशन उसकी अलग अलग होती है। कोई ह्यूमैनिटीज से अपनी ग्रेजुएशन खत्म करता है, कोई सर साइंस से अपनी ग्रेजुएशन खत्म कर रहा है,
कोई सर कॉमर्स से अपनी ग्रेजुएशन खत्म कर रहा तो ये अंडरस्टूड है कि उनके प्रोफेशन अलग अलग होंगे। नहीं बेटा, यही गलती कर रहे हो। सीन ये है कि जब आप प्रोफेशंस की तरफ जाते हो तो आपको हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में जाना पड़ेगा। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में जब हम लोग चलते हैं तो पता चलता है कि सर सिंस एंशियंट टाइम हम लोगों ने चार वर्णा सिस्टम जो है उसको इंट्रोड्यूस कर रखा है इंडियन सोसाइटीज के अंदर। सोशल स्ट्रक्चर में चार वर्णा सिस्टम जो है वो चल रहे थे, याद कीजिए। ब्राह्मण सबसे ऊपर रखा गया है, फिर अक्षत्रिय रखा गया है, फिर वैश्य रखा गया था, फिर शूद्र रखा गया था, है ना। इस चीज से आप लोग अवेयर होंगे। ब्राह्मण जो है सोसाइटी में हायरार्की में सबसे ऊपर रखे गए, सबसे हाई माने गए, और ये मान लिया गया कि भाई ये लोग जो कहेंगे, यानी वो जो कहते हैं ना कि वो एक चुटकुला है, चुटकुला तो क्या है, फिल्मी डायलॉग है, जो जीजा जी कहेंगे वही होगा, तो कुछ वैसा ही हो रहा था। अब जो नीचे शूद्रा वाले कंडीशन में चले गए, वो सर हायरार्की में बहुत नीचे, और उनको बहुत ही गंदे गंदे काम करने पड़ रहे हैं, बहुत उल्टे सीधे काम करने पड़ रहे हैं। तो सर हमारी हिस्ट्री में इस चीज को बना दिया गया हेरेडिटरी, यानी ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही बनेगा और शूद्र का बेटा शूद्र ही बनेगा। सर ये कंडीशन होती थी बहुत खराब। अब कोई व्यक्ति जो शूद्रा में भी है लेकिन बहुत टैलेंटेड है, वो बंदा तो राजा बन सकता है, वो ब्राह्मण बन सकता है ना। हमें इस चीज को, इन चीजों को जो तवज्जो देनी चाहिए बाय कर्मा देनी चाहिए, ना कि बाय बर्थ देनी चाहिए। बाय बर्थ अगर हम किसी भी कास्ट में हो रहे हैं तो वो तो एक्सीडेंट है सर। ऐसा थोड़ी है कि भाई इंटेंशनली हमें ईश्वर ने ना उस कास्ट में जगह दी है। भाई जहां पर भी स्मॉल सेल ऑफ द बॉडी और लार्ज सेल ऑफ द बॉडी मिलेंगे, दैट इज द स्पर्म एंड एग ऑफ फीमेल, जब मिलेंगे तो सर वहीं से एक एक्सप्लोजन होगी बेबी की, बच्चे की, एक चाइल्ड की, और फिर वो 9 महीने के बाद वो बच्चा पैदा होगा। तो सर इसमें उस बच्चे का कोई तो वो तो नहीं है, अचीवमेंट नहीं है, इसमें पेरेंट्स की कोई अचीवमेंट नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि भाई पेरेंट्स चाहते थे कि वही बच्चा हो, पेरेंट्स सिर्फ इतना चाहते थे कि बच्चा हो। वही बच्चा जो आया है वही तो नहीं चाहते थे, उसकी जगह कुछ और भी है। पेरेंट्स तो भैया ना बेटा चाहते थे, बेटी हो गई, पेरेंट्स तो बेटी चाहते थे, बेटा हो गया, पेरेंट्स कुछ भी नहीं चाहते थे, कुछ ना कुछ हो गया। तो पेरेंट्स की तो बात छोड़ दो, तो यानी जो चीज हुई वो एक्सीडेंट हुई, तो आप उसको कैरी थोड़ी करेंगे, फॉर ग्रांटेड थोड़ी लेंगे। तो बस इसी को बेस बना करके ही आपके कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रीडम राइट जोड़ी गई प्रोफेशंस की। अब आप सोचेंगे सर ये तो नेचुरल होना चाहिए, नहीं बेटा, ये इस वजह से हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की वजह से नेचुरल नहीं हो पाया, और इसको 19 सब क्लॉज एफ के अंदर, सॉरी जी के अंदर, इसको प्रोफेशंस को फ्रीडम राइट्स बनाया गया। कहानी समझ में आई? तो मैंने आपको फ्रीडम राइट्स जो 19 है वो खत्म कर दिया। यहां तक बच्चे किसी की दिक्कत हो, दर्द हो, समस्या हो तो बताइए। ओके, अच्छा एक बात बताइए। क्लियर है, बहुत ही अच्छी बात है डियर। अच्छा एक बात बताइए, क्या मैं ये कह सकता हूं कि आर्टिकल 19 की सस्पेंशन हो सकती है? अगर आपको याद आ रहा हो तो इमरजेंसी वाले टॉपिक में हम लोग पढ़ रहे थे कि जब सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स की बात आ रही थी तो हमने देखा कि जो 20 एंड 21 है, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के तहत, उसको हम लोगों ने प्रोटेक्ट कर दिया था, और कह दिया था कि भैया अगर इमरजेंसी लगेगी भी ना, चाहे कोई भी इमरजेंसी लगे, भारत का राष्ट्रपति भी जो है आर्टिकल 20 एंड 21 को जो है स्क्रैप नहीं कर सकता, इट विल बी रिमेन इंटैक्ट। लेकिन आर्टिकल जब 19 पे आते थे तो हमने देखा था कि जब इमरजेंसी लगेगी तो इमरजेंसी तो सर दो ग्राउंड पे लगेगी, एक एक्सटर्नल ग्राउंड पे लगेगी और एक इंटरनल ग्राउंड पे लगेगी। अगर आपकी एक्सटर्नल ग्राउंड पे इमरजेंसी लग रही है तो बेटा आपका आर्टिकल 19 जो है सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर लेगा।
सेल्फ डिस्ट्रक्शन हो जाएगी। मतलब अगर एक्सटर्नल इमरजेंसी लग गई, ग्राउंड अगर उसका एक्सटर्नल है, तो ये ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड हो जाएगा। आर्टिकल 19 की जो सस्पेंशन है एक्सटर्नल इमरजेंसी के ग्राउंड पे, आर्टिकल 352 के सेल्फ डिस्ट्रक्शन है सर, ये खुद ही विस्फोट कर लेगा, खुद ही मतलब सुसाइड कर लेगा, कह देगा मैं तो चल रहा हूँ, मतलब ऑटोमेटिकली सस्पेंशन हो जाएगी। लेकिन अगर ग्राउंड सर इंटरनल है तो ऑटोमेटिकली सस्पेंशन नहीं होगी। देर इज नो ऑटोमेटिकल सस्पेंशन सर। आर्टिकल 19 की सस्पेंशन इंटरनल ग्राउंड पे ऑटोमेटिकली नहीं मानी जाएगी। दैट विल बी सोलली डिपेंड ऑन द प्रेसिडेंट, कि प्रेसिडेंट किस हिस्से को कितना सस्पेंड रखता है या रखता है कि नहीं रखता है। प्रेसिडेंट ने अगर इस पे किसी तरह का एक्शन नहीं लिया है और ग्राउंड अगर इंटरनल है तो आर्टिकल 19 की सस्पेंशन नहीं होगी। लेकिन प्रेसिडेंट को लगेगा कि भाई फलाना फलाना कोई भी पॉइंट 19 का मुझे अगर उसे सस्पेंड रखना है तो प्रेसिडेंट फिर वो सस्पेंड रख सकता है बाय नो ऑर्डर। ये ध्यान रख लेना। तो यानी सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 19 हो सकता है। जी सर हो सकता है। अब बढ़िएगा आर्टिकल 20 की तरफ। जब मैं आर्टिकल 20 की बात कहता हूं, देखो एक चीज समझ लो बच्चे, एक आर्टिकल 20 है, एक 22 21 है और एक 22 है। ये कुछ इस तरह से समझ लो कि आर्टिकल 20 की जो प्रोटेक्शन है वो आर्टिकल 20 ने दे रखी है, और आर्टिकल 21 की जो प्रोटेक्शन है वो आर्टिकल 22 ने दे रखी है। तो 21 को जो प्रोटेक्शन है वो 20 और 22 दोनों ही मिलकर के दे रहे। ये ठीक वैसा ही है कुछ, जैसे आप घरों में वो लेकर के आते हैं ना, आपके घरों में ये अमेजन वगैरह के प्रोडक्ट्स आते होंगे, कोई सामान जो है आप मंगाते होंगे, तो क्या होता है कि एक पैकेट होता है, पैकेट जब आप खोलोगे तो उसमें आप देखोगे जो प्लास्टिक एक फोम जैसा वो होता है, जिसमें ना अगर वो चीज फ्रिजाइल है, टूटने वाली है, तो आप देखिए उसको संभाल के रखा जाता है। तो जो प्लास्टिक की जो फोम है, देखिए सेंटर में वो प्रोडक्ट है और उसके ऊपर उसके नीचे जो है वो प्लास्टिक की फोम, जो कि मतलब फूले हुए रहते हैं ना, जैसे चिटक 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 की आवाज आती है जब हम दबाते हैं, तो बचपन में हम बड़ा खेला करते थे। तो उससे क्या होता है कि उसको प्रोटेक्शन मिली हुई होती है, ताकि कोई भी जक्स वगैरह लगे या कोई सस्पेंशन वगैरह लगे या कोई वेट आ जाए तो वो चीज टूटे ना, जो कि समहाउ फ्रेजाइल है। तो ठीक वैसे ही आर्टिकल 21 को प्रोटेक्शन सर 20 और 22 दोनों ने दे रखी है। कुछ ये समझ लीजिए कि जब आप 20 पढ़ते हैं तो 21 और 22 जो है ऑटोमेटिकली, सॉरी, जब आप 21 पढ़ते हैं तो 20 और 22 जो है ऑटोमेटिकली उसके साथ पैदा हो जाएंगे। तो मैं कह सकता हूं कि 21 और सॉरी 20 एंड 22, दीज टू आर्टिकल्स आर द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ आर्टिकल 21। कहानी समझ में आई? नहीं सर, आ जाएगी। पहले आर्टिकल 20 पे समझिएगा। आर्टिकल 20 जो है वो कहता है कि मुझे क्या देना है, प्रोटेक्शन देना है। डेफिनेशन समझ ले, लिख लेते हैं भैया बहुत आसान से शब्दों में। कहाँ गया? बहुत आसान शब्दों में निकालते हैं, जैसे कि बेर एक्ट्स कहते हैं, उस एक्ट्स के थ्रू हम नहीं चलते। आर्टिकल 20 में लिखा गया है प्रोटेक्शन फ्रॉम, आर्टिकल 20 बोलता है प्रोटेक्शन फ्रॉम, 20 सब क्लॉज 1, प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। पहला प्रोटेक्शन फ्रॉम आर्टिकल 20 सब क्लॉज 2, डबल जेप्रेडी। क्या कहता है? नो कंपल्शन टू बी विटनेस अगेंस्ट herself himself। आर्टिकल 20 को देखते हैं डियर जी। तो आर्टिकल 20 में 3 तरह के पॉइंट्स रखे गए, 1 2 3। प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, डबल जेप्रेडी, और नो कंपल्शंस टू बी विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ और हरसेल्फ। चलो सर इसको थोड़ा सा समझते हैं। सबसे पहले पॉइंट पे बात करते हैं।
सर जो पहला पॉइंट है वो कहता है कि भैया मुझे एक्स पोस्ट फैक्टो जो लॉज होते हैं उससे को लेकर के मुझे जो है प्रोटेक्शन मिलेगी। थोड़ा समझते हैं इसको आसान भाषाओं में, अगर मैं बता दूं, यहाँ पर एक्स पोस्ट फैक्टो में अगर लिखना चाहो ताकि क्लैरिटी हमारी अच्छी आ जाए, तो आप इसमें लिख सकते हैं क्रिमिनल लॉ, नो एक्स पोस्ट फैक्टो क्रिमिनल लॉस। मुझे सर उस चीज से है ना वो बचाता है, मतलब सफर, चलो। तो सर एक्स पोस्ट फैक्टो क्रिमिनल लॉज है, थोड़ा समझते हैं बेटा। आर्टिकल 21 ये कहता है कि मान के चलो, अच्छा इसको बहुत आसान, मतलब आसान से एग्जांपल के साथ हम लोग समझते हैं। सर 2012 में क्या हुआ, एक केस हुआ जिसने भारत की एक बार के लिए जो नींद है वो खोल दी, जिसे हम लोग कहते हैं निर्भया केस। हाँ या ना? 2012 में सर ये निर्भया केस हुआ था जिसने पूरे भारत की आंख खोल दी, मतलब बहुत ज्यादा वॉयलेंट प्रोटेस्ट होने लग गए थे उस समय। कारण साफ है, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि 6 कल्प्रिट हैं, 4 को आखिरी में फांसी होती है, एक सुसाइड कर लेता है, लेकिन एक जो बच के निकलता है, ही इज जस्ट सम शॉर्ट ऑफ 18, मतलब 18 साल से वो कुछ महीने ही पीछे है, 17.5 के आसपास की एज का वो लड़का था। और निर्भया मामले में जब चार्जशीट वगैरह फाइल हुई थी तो पता चला था कि यही 17 साल वाला जो लड़का है, इसी ने सबसे ज्यादा ब्रुटैलिटीज दिखाई थी, इनह्यूमन बिहेवियर जो था वो इसी 17 साढ़े 17 साल का था। इसका गुस्सा उस बॉडी के म्यूटिलेशन से साफ दिखता था। अब होता क्या है, जब पता चल गया पूरे भारत को कि भाई वो लड़का जो सिर्फ 17.5 साल के आसपास है, सम शॉर्ट ऑफ 18 है, तो पूरे भारत में डिमांड उठने लग गई कि उसको भी फांसी दो। ओके, भारत में लॉ जो होता है, भारत ही छोड़िए पूरी दुनिया में चलिए, लॉ का सर कोई सेंटिमेंट होता नहीं है, लॉ की कोई सेंसिटिविटी होती नहीं है। लॉ इज अ लॉ। किताब में जो ब्लैक एंड व्हाइट है सर वही है उस उनके लिए जो लॉ के साथ जुड़े हुए। आपके और मेरे सेंटिमेंट्स का कोई लेना देना नहीं है। यही वजह है कि जब वकील से, जज से आप जब डील करोगे तो आपको देखोगे कि आपकी बातों का उन पर कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि आप और मैं हो सकता है सेंसिटिविटी की बात करते हो, आप और मैं हो सकता है ह्यूमैनिटी की बात करते हो, लेकिन वो लोग सिर्फ लॉ की बात करते हैं। लॉ में चीजें बहुत क्रिस्टल क्लियर होती है, कहानी होती इतनी सी, आप और मैं समझ नहीं पाते, वो लोग समझते, इसलिए हमें लगते हैं कि वो थोड़े से क्रूअल हैं अपने बिहेवियर में, लेकिन वो बहुत रैशनल होते हैं क्योंकि उनको पता है कि जो है वो वही ब्लैक एंड व्हाइट है, उनकी जिंदगी वही ब्लैक एंड व्हाइट है, इसलिए कपड़े भी उनके ब्लैक एंड व्हाइट ही चलते हैं। खैर, बढ़ते हैं आगे। तो सर फिर क्या हुआ कि एक जस्टिस जेएस वर्मा कमेटी बैठे इस केस के बाद, कि भारत में जो रेप के जो केसेस हैं उसको लेकर के कैसे डील किया जाए, और जो रेप केस में फंसे उनको हम किस लॉ के थ्रू डील करते हैं। तो जस्टिस जे एस वर्मा, ये इनके अंडर में वो कमेटी बनी जो रेप को लेकर के भारत में सख्त कानून बनाएंगे। तो जस्टिस जे एस वर्मा साहब जो हैं वो जांच कर रहे थे कि कौन कौन से क्लॉजेस हैं हमें रेप की कैटेगरी में या रेप के लॉ में ऐड करने चाहिए। लेकिन जब भारत में बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि भैया एक्सेप्शंस बनाओ, इस लड़के को भी फांसी चढ़ाओ, तो जस्टिस जे एस वर्मा कमेटी जब ये सब क्लॉज वगैरह बना रही थी तो उनका एक इंटरव्यू हुआ था। उस इंटरव्यू में जस्टिस जे एस वर्मा से पूछा गया था कि साहब ये इतना कुतना मार्केट में चल रहा है, लोग मरने मारने की बात कर रहे हैं, तो बताइए क्या आप इस मामले में क्या कहना चाहते हैं, क्या उनको फांसी दी जाए, क्या लड़के को फांसी दी जाए जो बेसिकली बच के निकलेगा? क्योंकि वो लड़का 18 से बिलो है, और मैंने आपको आर्टिकल 14 में बता दिया था, इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, हम दोनों ही मिडल मार्क पे चलते हैं। मतलब जहां मुझे अमेरिका को अप्लाई करना वहां अमेरिका अप्लाई करते हैं, और जहां मुझे इंग्लैंड अप्लाई करना वहां इंग्लैंड अप्लाई करते हैं। तो इस चक्कर में इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ अप्लाई हो जाता है, जिस वजह से ये लड़का ज्यादा से ज्यादा 3 साल तक की सजा भुगतेगा, और 3 साल की ही उसने सजा भुगती। वही लगभग आप देख लो कि 21 से पहले पहले जो है वो अपने घर था, और आज कहाँ है डोंट नो। तो वो लड़का बच ही जाएगा।
किसी ने कहा कि सर कुछ कर दो जिससे उसको फांसी मिल जाए। उन्होंने कहा कि अगर मैं कुछ करना भी चाहूं ना तब भी मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 21 जो है वो साफ कहता है एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ जो है वो अप्लाई, क्रिमिनल लॉज जो है उस पर अप्लाई नहीं हो सकता। अब समझिएगा, ये कानून में साफ बोला गया है कि जो बिलो 18 है, जो लेस देन 18 ईयर्स है, अगर वो किसी क्राइम में फंसते हैं तो उनकी मैक्सिमम जो इम्प्रिजनमेंट है वो 3 ईयर्स होगी, मैक्सिमम 3 ईयर्स। तो ये लड़का भी जो है मैक्सिमम 3 ईयर्स की सजा काटेगा, 3 साल की ही सजा काटी। अगर मैं आज के टाइम पे ये लॉ बना भी दूं कि अगर कोई रेप का केस है और उस रेप में 14 साल से बड़ा जो लड़का होगा अगर वो रेप में फंसता है तो फिर हम उसको डेथ सेंटेंस दे देंगे, तो हम उसको फांसी दे देंगे। मैं अगर ये कानून बना भी दूं ना तब भी ये लड़का बच के निकल जाएगा, तब भी इस लड़के को जो है फांसी की सजा नहीं होगी। क्योंकि जो फांसी हो रही है, जो केस है, एक्चुअली केस जो है उस लड़के के लिए, औरों के लिए, सबके लिए क्या है, क्रिमिनल केस है। और क्रिमिनल केस में कभी भी लॉ रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई नहीं हो सकते। देखो, जब 2012 में केस हुआ था तो उस समय ये चीज अप्लाई थी कि मैक्सिमम 3 इयर्स के लिए ही सजा हो सकती है जो लेस देन 18 ईयर्स है। बोलो हाँ या ना? हाँ। आज मैं मान के चलो जैसे कि 2014 है, 2014 में जस्टिस वर्मा जी जो है इंटरव्यू दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अगर आज मैं लॉ बना भी दूं ना कि भैया जो 14 साल से या इससे ज्यादा है और वो अगर रेप के केस में पकड़ा जाता है और रेप की पुष्टि हो जाती है, ये प्रूव हो जाता है कि उसने रेप किया, तो हम उसको फांसी दे देंगे, डेथ सेंटेंस दे देंगे। अगर मैं आज ये कानून बना दूं ना तब भी वो बच्चा बच के निकलेगा, क्योंकि जब ये क्राइम हुआ था उस क्राइम के टाइम पे जो लॉ अवेलेबल था उसी लॉ के अकॉर्डिंग ही उसको ट्रीटमेंट मिलेगी। और क्राइम हुआ था ना, तो ये जो लॉ है ये क्रिमिनल लॉ है, और क्रिमिनल लॉ कभी भी रेट्रोस्पेक्टिवली जो है इंप्लीमेंट नहीं हो सकता। मतलब 2014 में मैं कानून बना करके इसे 2010 से या 2012 से या जिस दिन ये क्राइम हुआ था उससे आगे से मैं कैरी नहीं कर सकता। हाँ, अगर ये मामला सिविल का होता तो जरूर 2014 में मैं कोई लॉ बनाता और उसको इफेक्ट कर देता मैं 2010 से, यहां से इफेक्ट माना जाएगा। मतलब मैं बना रहा हूं आज, लागू कर रहा हूं 4 साल पहले से। ये रेट्रोस्पेक्टिवली जो लॉ है ना, ये जो रेट्रोस्पेक्शंस है, retrospectively law will be applicable only on civil laws, not on criminal laws। तो सीधी सी बात है, अगर मैं करना भी चाहूं ना तब भी नहीं कर सकता। ये है डियर जी 20 1 की एक सिंपल सी साफ सी स्टोरी कि जो 2020 में हम लोगों ने फेस किया। भैया फांसी की सजा दोगे, दे लो, लेकिन है ना वो बच के निकलेगा, क्योंकि क्रिमिनल लॉ रेट्रोस्पेक्टिवली कभी भी अप्लाई नहीं होते। लेकिन सिविल लॉ होते, सिविल लॉ किए जा सकते, किए गए। भाई किसी को फांसी मिल गई, सॉरी किसी ने आज चोरी की है, सिविल मामला है, चोरी की है किसी ने, चोरी में उसको 1 साल की सजा हो गई। कल को अच्छा उसको सजा हमने कब दे दी? सर 2022 में उसको सजा दे दी हमने। आज 2023 में ना चोरी के लिए लॉ बन गया, मतलब हमने एक नया कानून बना डाला कि अब चोरी के लिए ना आपको सजा ना 3 साल की होगी। अच्छा अच्छा, इसे लागू कब से करें? सर आज जो हमने लागू किया, आज जो हमने बनाया इसी दिन से लागू करें या पीछे की डेट से इसे लागू कर सकते हैं? बेटा सिविल है ना, पीछे की डेट से लागू कर दे। मतलब सर अगर मैं इसे 2020 से लागू करना चाहूं तो हाँ कर सकते हो। तो इसका मतलब है कि 2020 के बाद जितने भी लोग हैं जो अभी केस में इन्वॉल्व है, फांसी की सजा, सॉरी सजा सुनाई नहीं गई है या सुना दी गई है, 6 महीने की सजा सुना दी गई है और अब 3 साल की सजा हो गई है, तो अब वो एक्स्ट्रा 2.5 साल जो है वो चक्कर, एक्स्ट्रा 2.5 साल जो है वो जेल में रहेगा ही रहेगा। अब वो ये चैलेंज नहीं कर सकता कि देखो मैंने जब क्राइम किया था तो उस समय सिर्फ 6 महीने की सजा थी। सिविल मामला है, रेट्रोस्पेक्टिवली इंप्लीमेंट हो सकता है, क्रिमिनल मामला कभी भी रेट्रोस्पेक्टिवली इंप्लीमेंट नहीं हो सकता। सर अमेंडमेंट करके क्रिमिनल लॉ में भी रेट्रोस्पेक्टिव टर्म लाया जा सकता है, लाया तो जा सकता है, लेकिन फिर बेटा इसका मिसयूज होना शुरू होगा। अब तभी तो हमारे फाउंडिंग फादर ने सोच समझ करके 20 1 जोड़ा ना। आप खुद अंदाजा लगा लो कि अगर क्रिमिनल लॉ में अगर किसी को इस तरह से मुझे फांसी देनी है तो मैं जिससे बदला निकालना चाहूंगा मैं निकाल सकता हूं। तो कहीं ना कहीं वो पावर का यूज कम और मिसयूज ज्यादा होगा। इसी वजह से क्रिमिनल लॉ के केसेस में एक्सेप्शंस बना दिया गया कि देयर इज नोट रेट्रोस्पेक्शंस, ये ध्यान रख लेना। सिविल मामले में हम कर सकते हैं, कर देंगे।
क्रिमिनल मामले में। क्रिमिनल तो गंभीर मामले हो गए ना बच्चे। गंभीर मामले में अब किसी को जो 10 साल की सजा हो रही है, आप पीछे की बैक डेट में लॉ अप्लाई करके उसको 20 साल कर दोगे, तो ये थोड़ा सा जस्टिफाई भी नहीं दिखता है। आप और मैं अगर निर्भया के केसेस के मामले में बात करेंगे तो हम इसे बड़ा रैशनल मानेंगे, लेकिन हो सकता है कि आप और मैं ही अगर कल को इस तरह के किसी क्राइम में फंसे, इस तरह नहीं, जैसा मैंने बताया काइंड ऑफ अदर किसी क्रिमिनल केसेस में फंसे, तो फिर हमारे लिए वो बैकफायर करता हुआ दिखेगा, है कि नहीं। तो इसलिए जो रैशनल उसको रैशनल रहने देते। ठीक है, यहां तक की कहानी क्लियर। जी सर। अब आ जाओ बेटा सेकंड केस पे। सेकंड केस कहता है सर नो डबल जेपरडी, नो डबल जेपरडी। ओके, एक बात समझिएगा, यहां पर जब मैं नो डबल जेपरडी की बात कह रहा हूं, तो एक फिल्म है जिसका नाम था अंधा कानून। इसके बारे में भी मैंने चर्चा आप लोगों से पहले जब हम ऑनलाइन वगैरह पढ़ते थे तो उस समय हो सकता है मैंने की है तो अच्छी बात है, नहीं की है तो भी अच्छी बात है, समझिएगा। सर बहुत ही अच्छी फिल्म है उस जमाने के हिसाब से जब ये बनी थी। गाने भी बड़े अच्छे अच्छे हैं। इसी फिल्म में गाना था रोते रोते ना सीखो, हंसते हंसते रोना सीखो। सर जब ये गाना गाया जा रहा था अमिताभ बच्चन के द्वारा अपनी फैमिली के साथ, जब वो अपनी बेटी के साथ गाना गा रहा था, तो सर उसी समय पुलिस आ जाती है और पुलिस आकर के अमिताभ बच्चन को गिरफ्तार कर लेती है। क्या केस था? केस ये बताया गया कि जो ठाकुर है गांव का, जिसका आपके साथ झगड़ा हुआ था, क्योंकि आप जो हैं एक फॉरेस्ट ऑफिसर हैं, वो आपके पास आए थे, कुछ बात हुई थी आपकी, आपने वहां जितने भी फॉरेस्ट में जो लोग थे उनके सामने ही आपने उनके गिरबान पकड़ लिया था और आपने उनको जान से मारने की धमकी दी थी। ये गांव वालों ने सुना था, जो जंगल में लोग थे उन्होंने आपको उनकी गिरबान को पकड़े हुए देखा था। हाँ, तो ये है कि आज हमें उनकी लाश दिखी है और हमें ये शक है कि आपने ही उनको मारा है। तो पुलिस उसको, अमिताभ बच्चन को गिरफ्तार करके ले जाती है। कोर्ट में चीजें प्रूव हो जाती हैं कि अमरीश पुरी ही जो था वो मारा गया। अच्छा, कैसे प्रूव हो जाती है? सर पहले तो पता नहीं क्या बिना दिमाग के फिल्में बन जाती थी, डीएनए वीएनए कुछ किया ही नहीं, सिर्फ अमरीश पुरी ने अपने कपड़े किसी दूसरे को पहनाए और पत्थर से उसका सर कुचल दिया ताकि सर पहचाना ना जा सके, और एक मिनट, सर पहचाना ना जा सके और भाग जाता है। क्योंकि अमरीश पुरी के ऊपर बहुत सारे केसेस होते हैं, तो उसके मरते ही केसेस सारे सर जीरो हो जाते हैं, सारी फाइलें बंद हो जाएंगी। ये है अमरीश पुरी का खेल। तो अमरीश पुरी तो अपना जीवन कहीं और व्यतीत कर रहा, और फंसा दिया उसने अमिताभ बच्चन को। और सर ये प्रूव भी हो जाता कि अमिताभ बच्चन ने भाई मर्डर कर दिया, 20 साल की सजा हो जाती है। सर फैमिली शैटर्ड फील करती है, फैमिली को लगता है कि कुछ हमारे अब जीवन में रहा ही नहीं। फैमिली यानी उनकी जो वाइफ है और जो बच्ची है, वो दोनों ही सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं। अब जॉनी सार जो कि अमिताभ बच्चन का नाम है, उसके जीवन में कुछ रहता नहीं, और वो हमेशा एक गाना गाते रहता है, ये अंधा कानून है, ये अंधा कानून है, जाने कहाँ किसको सजा देते, ये अंधा कानून है ना। 20 साल के बाद सर बाहर निकलता अमिताभ बच्चन, निकलते निकलते गाना गा रहा है अंधा कानून है, और अचानक उसको कानों में एक आवाज आती है और वो आवाज की तरफ बढ़ता है। जब आवाज की तरफ बढ़ता है तो देखता है यार ये तो भाषण दे रहा, और वो कौन है? ये वही अमरीश पुरी जिसको मारने के लिए सजा हुई थी। तो अमरीश पुरी ने देख लिया कि जॉनी सार है, अमिताभ बच्चन है, भाई ये तो अब तोड़ेगा। अमरीश पुरी सर मंच छोड़ करके भागता है, पीछे पीछे अमिताभ, आगे आगे अमरीश पुरी। रास्ते में से नारियल को छीलने के लिए जो हथियार होता है वो अमिताभ बच्चन अपने साथ ले लेता है और पीछे पड़ा हुआ है। इत्तेफाक ये है कि अमरीश पुरी जो है वो कोर्ट में घुस जाता है, अमिताभ बच्चन भी कोर्ट में। कोर्ट के अंदर ये वही जज है जिसने अमिताभ बच्चन को सजा दी है, उसी कोर्ट में अमरीश पुरी घुस जाता है, पीछे पीछे अमिताभ बच्चन। एक दो चक्कर लगाता है कोर्ट के, जज साहब बचाओ बचाओ बचाओ, अमिताभ के हाथ में आता है और अमिताभ एक वार करता है और अमरीश पुरी की हो जाती है वहीं पे डेथ। जज साहब गुस्से में हैं, बौखलाए हुए हैं, चश्मा ठीक करते हैं और ऑर्डर देते हैं कि इसको गिरफ्तार किया जाए। जब दो पुलिस वाले उसको गिरफ्तार करने के लिए आते हैं तो अमिताभ बच्चन बड़े फ्यूरियस और रेज होते हुए, मतलब बहुत गुस्से में होते हुए, जज साहब की तरफ इशारा करके कहते हैं कि जज साहब याद करो 20 साल पहले का दिन, आपने मुझे इसी को मारने के जुर्म में सजा दी थी। और सर डबल जेपरडी आर्टिकल 20(2) में नहीं है। जब स्टेट ने, ये समझ लीजिएगा, जब मैं कहता हूं ना नो डबल डबल जेपरडी, तो मैं इन
कोर्ट ऑफ लॉ बोल रहा हूं, थोड़ा सा यहाँ दिमाग लगा लेना। मैं सर इन कोर्ट ऑफ लॉ बोल रहा हूँ, यानी हमारा जो कानून है, उस कानून में जो कोर्ट है, उस कोर्ट में, उस कोर्ट ने जो अगर आपको एक बार सजा दे दी है किसी एक क्राइम के लिए, तो वही कोर्ट सेम क्राइम के लिए आपको सजा दोबारा नहीं दे सकती। तो प्रभु आपने मुझे ऑलरेडी एक बार सजा दिया हुआ है इसको मारने के जुर्म में, और क्योंकि ये जिंदा था मैंने इसे मार दिया। तो देखिएगा फिल्म में जब जांच होती है कि हाँ अमिताभ बच्चन इसी को मारने के लिए ही जेल में गया था, तो अमिताभ बच्चन फ्री हो जाता है। सर ये कोर्ट ऑफ लॉ का मतलब बेटा एक बात बताओ, डियर सरित प्रीतम लोकेश श्वेता, बचपन में, मैं बचपन की बात बता रहा हूँ, हो सकता आज 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 भी आपके साथ ऐसा कुछ होता हो, आज भी आप लोग पिटते हो। बचपन में ये जरूर होता था कि सर सीन ये होता था बचपन में कि स्कूल में कुछ गड़बड़ी होती थी, और उस गड़बड़ी का आरोप हम पे लगता था, और टीचर हमारी कुटाई कर देता था। कुटाई कर दी, पनिशमेंट मिल गई, कोई क्राइम हुआ था, कुछ गड़बड़ी हुई थी, और उसके लिए आपकी पिटाई हो गई। वो उस टीचर ने आकर के आपके घर में आपके मॉम को बता दिया, मॉम ने फिर कुटाई कर दी आपकी, सेम ऑफेंस के लिए। अच्छा, शाम को पिताजी आए, माँ ने उनको भी भर दिया कि देखो भाई आपके बच्चे ने आज ये किया। पिताजी पूरे दिन काम करके आए हुए थे, थके हुए थे, और वो देख रहे थे कि यार मैं काम कर रहा हूँ बच्चे की एजुकेशन के लिए, और बच्चा जो है मस्ती कर रहा है। बाप ने फिर कुटाई कर दी। और आपका एक बड़ा भाई एक बड़ी बहन है, जब देखा कि भैया आप तीन तीन जगह से कुट चुके हैं, आप अपने भाई, आपका जो बड़ा भाई है बड़ी बहन है, वो आपको चिढ़ा रहे हैं, आप चिढ़ करके उनको एक थप्पड़ मारते हैं, तो वो बड़े होने के नाते आपकी वो फिर कुटाई कर देते हैं। तो आप देखिए एक चीज के लिए आप कितनी बार कुटेंगे। यहां डबल जो पड़ा ये अप्लाई नहीं हो रहा है। समझ में आया कि नहीं आया कि क्यों मैंने लिखा कि इन कोर्ट ऑफ लॉ, कोर्ट के द्वारा एक क्राइम के लिए सजा एक है। भाई जनरल टर्म्स में, एक नॉर्मल टर्म्स में सजा सर ज्यादा हो सकती है। अब जैसे कि किसी के खिलाफ है ना, वुमेन की मोडेसिटी को लेकर के कोई केस आ जाता है और ये बात प्रूव हो जाती है, जैसे कि आजकल बड़ा एक केस मार्केट में सरफेस हो रहा है, और वो पृथ्वी शाह जो क्रिकेटर है उसके लिए लेकर के कि भाई एक भोजपुरी एक्ट्रेस है, और उस एक्ट्रेस ने एक एक वीडियो मार्केट में आई, जिस मार्केट में ना उनके बीच में हाथापाई होती हुई दिख रही है, और सर पृथ्वी शॉ ने एक मतलब एलिगेशन लगाया कि भाई ऐसे से ये मेरे साथ मिसबिहेवियर था, और लड़की को उठा करके जेल में डाल दिया गया। लड़की बाहर निकली, उन्होंने उसके ऊपर केस डाल दिया। ये होना ही था, एक्शन रिएक्शन वो चलता ही रहता है ना, तभी तो रेलेवेंसी ऑफ न्यूटन है ना, एक्शन रिएक्शन। तो वो एक्शन का रिएक्शन हो गया सर। खैर, अब वो जो महिला जिस पे आरोप लगे पृथ्वी शॉ ने जो लगाए, वो अगर प्रूव हो गए, फिलहाल तो बेल मिली है, वो प्रूव हो गए, तो हो सकता है कि जिस फिल्म इंडस्ट्री से वो जुड़ी हुई हो, देखो जेल ने तो सजा दे ही दी, मतलब कोर्ट ने तो सजा दे दी, 6 महीने का, 8 महीने का, 1 साल की सजा दे दी, मान के चलो एक्ट्रेस को सजा मिल गई। ऐसा भी तो हो सकता है कि जिस फिल्म इंडस्ट्री से वो जुड़ी हुई हो, उस फिल्म इंडस्ट्री में उसे काम मिलना ही बंद हो जाए, कि भाई ये लड़की गलत है, कल को फिर किसी पे आरोप लगाए कि इससे बेटर है कि बॉयकॉट कर डालो। आजकल बॉयकॉट का बड़ा ट्रेंड चल रहा है, तो इसलिए बॉयकॉट कर डालो, तो बॉयकॉट हो गया सर। तो देखिए कोर्ट ने सजा दी ही दी, साथ में सोसाइटी ने भी सजा दे दी। अच्छा, सोसाइटी ने नहीं, वो इंडस्ट्री ने सजा दे दी जिस इंडस्ट्री का वो हिस्सा थी। तो देखिए डबल पनिशमेंट आगे कि नहीं आगे। और जो उसके पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स ने देखा कि हमारे तो जो बच्चे हैं वो गलत हैं, तो हो सकता है बच्चे भी सजा, वो पेरेंट्स भी सजा दे दें, बात ही ना करें उनसे, बॉयकॉट कर दे उनका भी, कहते कि आज आज के बाद जो है हमने न्यूज़पेपर में लिखवा दिया है कि आप डिबार हो चुके हैं हमारी फैमिली से, हम आपको बेदखल कर रहे हैं अपनी हर चीज से। तो देखिए फैमिली ने भी डिबार कर दिया, और सोसाइटी तो बैठी हुई है मजे लेने के लिए, तो देखिए सर सोसाइटी फिर मजे लेगी। तो देखिए कोर्ट ने सजा दी, इंडस्ट्री से मैं गया या गई, घर वालों ने हो सकता है बेदखल कर दिया हो, और समाज तो मजे लेता ही लेता। तो देखिए एक चीज को लेकर के 3-4 जगहों से क्या हो रहा है, मेरे को ह्यूमिलिएशन फील होने को मिल रही है। तो सर इज इट डबल जेपर्डी? डजंट इट साउंड डबल जेपर्डी? नो बेटा नो। बात सिर्फ कोर्ट ऑफ लॉ की हो रही है। कोर्ट ऑफ लॉ ने अगर एक बार सजा दे दी तो हम उसकी बात कर रहे हैं, समाज में क्या हो रहा है उसका कोई लेना देना नहीं है कोर्ट से। आई होप दिस पॉइंट इज टोटली अंडरस्टूड, तो ये थोड़ा सा समझ लेना। ओके अब बढ़ते हैं सर नेक्स्ट पॉइंट पे, आर्टिकल 20(3) पे। सर हम किसी भी व्यक्ति को ना मार पीट करके, भूसा भर करके ना उसको खुद के खिलाफ गवाही के रूप में प्रयोग नहीं करवा सकते। होता है ना कि भाई पुलिस स्टेशन में रिमांड हुआ, और सर उसकी अच्छी खासी कुटाई कर दी, और स्टेटमेंट में लिख दिया कि हाँ भाई ये क्राइम मैंने किया था, ये स्टेटमेंट में लिख दिया।
तो वो व्यक्ति जिसने स्टेटमेंट में पुलिस के सामने ये लिखा कि भाई मैंने किया है, वो सर जज के सामने जाते ही पलट जाएगा, बोला जी मैं तो इनोसेंट हूँ, इन्होंने मेरे को बहुत मारा सर, मेरे को बहुत मारा, मेरी अच्छी खासी कुटाई की, और इन्होंने कहा कि क्राइम को एक्सेप्ट कर, नहीं करेगा तो तेरे को मार देंगे। सर जीवन मुझे प्यारा था, आर्टिकल 21 सर, तो इसलिए मुझे करने पड़े, बाकी सर मैंने किया नहीं है। तो जज के सामने फिर गया। यही वजह है कि जब भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाती है जज के सामने ही रिकॉर्ड की जाती है, जो बयान जज के सामने है वही बयान है, पुलिस के सामने जो बयान है वो बयान नहीं माने जाते हैं। डंडे के चोट पे तो अच्छे अच्छे बोल जाते हैं, जो नहीं किया अब वो भी मान लेते हैं, आप समझ रहे हैं। तो इसी वजह से कोई भी एक व्यक्ति ऐसा कुछ भी नहीं बोलेगा करेगा, करने के लिए कंपल्शन किया जाएगा कि आपने ये क्राइम किया, हो सकता नहीं किया हो लेकिन कंपल्शन करवाया जा रहा बाय स्टेट। ओके, तो सर तो नहीं होगा, तो स्टेटमेंट आपकी जो है जज के सामने होगी, पहली चीज। दूसरी चीज समझिए सर, दो तरह की केस की बात हम यहां पर बात करेंगे। पहला केस सर एक स्टाम्प पेपर घोटाला था, स्टाम्प स्कैम था। स्टाम्प समझते हो ना, कोर्ट के अंदर जब हम कोई एफिडेविट वगैरह बनाते तो वो 10 रुपए, 20 रुपए, 100 रुपए, 1000 रुपए, 5000 रुपए की वो स्टाम्प लगते हैं, 10,000 रुपए, है ना। तो सर वो स्टाम्प पेपर का घोटाला था, एक स्कैम था। होता क्या है कि एक अब्दुल तिल्लगी नाम का एक व्यक्ति है, और साउथ इंडिया में, इफ आई एम नॉट, हैदराबाद का कोई केस है, गलत हूं तो गलत भी हो सकता हूं, बट केस ठीक है ये, कि अब्दुल तिल्लगी को जो है वो पकड़ लिया गया। क्यों पकड़ा गया? पकड़ा गया स्टाम्प को प्रिंट करने के मामले में। होता ना जैसे आजकल एक वो आई है, वेब सीरीज आई है फर्जी करके, तो फर्जी वेब सीरीज में ना वो नोट छापता है ना कि भाई मैं बहुत ही तगड़ा कारीगर हूं, मैं नोट छापता हूँ, तो नोट छाप रहा है वो। तो उसी तरीके से भाई साहब ने स्टाम्प छापने शुरू कर दिए अपने घर में, ले भाई धर धर के स्टाम्प छापे उसने। सर वो फंस गया कि भाई गवर्नमेंट ने अथॉरिटी तो दी नहीं थी, तो तू फर्जी तरीके से स्टाम्प छाप रहा है। तो ये था केस अब्दुल तिल्लगी का। अच्छा, तो सर कोर्ट में उसको प्रोड्यूस कर दिया गया। ओके, अब उसको बोला गया कि बेटा अब्दुल तिल्लगी ऐसा है, तू स्टेटमेंट दे। अब्दुल तिल्लगी कहता है सर स्टेटमेंट? कौन सी स्टेटमेंट? तो कोर्ट कहता है कि भैया वही जो तूने ये क्राइम किया है, जो स्कैम किया है, तेरे ऊपर ये आरोप है, एक्सेप्ट कर रहा है कि कर रहा है, नहीं कर रहा? बोला सर मैं तो नहीं एक्सेप्ट करता। अच्छा, तो कोर्ट ने कहा कि एक काम करो, इसका नार्को टेस्ट करो। अब्दुल तिल्लगी का केस है सर, उसको लेकर के नार्को टेस्ट ने कह दिया कि हम तेरा नार्को टेस्ट कराएंगे। अब्दुल तिल्लगी बड़ा शाना था, उसने रोहन सर की क्लास लगाई हुई थी। उसने कहा सर 1 मिनट सर, ये ऑब्जेक्शन ऑब्जेक्शन किस चीज का? सर ये ऑब्जेक्शन 20(3) है। अच्छा, मतलब सर आप मुझे कंपल्शन नहीं कर सकते कि अपने खिलाफ किसी चीज को प्रोड्यूस करने का, क्योंकि आप सर नार्को टेस्ट मेरा करवा रहे हैं। तो नार्को टेस्ट में क्या होता है बेटा? नार्को टेस्ट में होता है ना, एक सीरम होता है, सीरम वो डाल दिया जाता है जिसे हम कहते हैं सोडियम थैलेमेट। एक सीरम होता है बेटा, इंजेक्शन के तहत है ना, ये आपकी बॉडी में डाल जाए तो थोड़ी देर बाद है ना आप अनकॉन्शियस हो जाते हो, मतलब पूरी तरह से ना तो होश में रहते हो और ना ही अनकॉन्शियस होते हो। तो उस सिचुएशन में आपसे सवाल पूछे जाते हैं और फिर आप है ना उस सवाल का आंसर सही सही देते हैं। तो उसने कहा कि ठीक है भाई तेरा नार्को टेस्ट करेंगे। तो तिल्लगी ने कहा कि नहीं नहीं सर, आप मुझे है ना मेरा जो आर्टिकल है 20(3) है ना, वो आप मेरा उसका उल्लंघन कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या कहा कोर्ट ने कि वो हो बेटा, तू कोर्ट को सिखा रेला है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। बेटा मुझे पता है, इसलिए जो तेरा नार्को टेस्ट हो रहा है, पहली बात तो समझ ले कि वो हम तेरे खिलाफ एविडेंस के रूप में यूज नहीं करेंगे। इट विल बी नॉट यूज्ड अगेंस्ट यू एज एन एविडेंस। एक तो हम तेरे खिलाफ इसको एविडेंस नहीं मानेंगे, पहली बात तो तू समझ ले कि अगर जो चीज निकल गई, इट विल बी जस्ट एन पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, ये हमारे लिए सिर्फ इंफॉर्मेशन का काम करेगी, नॉट एन एविडेंस। क्योंकि एविडेंस के बेस पे सजा मिलेगी, इंफॉर्मेशन के मामले में सजा नहीं मिलेगी। तो जब तेरा नार्को टेस्ट करेंगे ना, हम है ना तेरी पूछ पकड़ेंगे, इससे हमें ये पता चल जाएगा कि तू किस किस के साथ मिली भगत कर रहा है, किस किस के पास गया, कैसे कैसे तूने ये स्कैम किया, कौन कौन इन्वॉल्व था, वगैरह वगैरह। तो हम इस तरह की चीजों की इंफॉर्मेशन लेंगे और फिर उस इंफॉर्मेशन के बेस पे हम अपनी कार्रवाई करेंगे। तो पुलिस अब स्टेट अपनी कार्रवाई करेगा बेटा,
और तेरी जो आर्टिकल 20(3) है वो भी नहीं बनी रहेगी। समझ में आया कहानी? तो देखिए 20(3) समझ में आ गया? हाँ सर, नार्को टेस्ट अब समझ में आ गया होगा कि नार्को टेस्ट, लाई डिटेक्टर, जो ब्रेन मैपिंग होती है वो एक्चुअली सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए की जाती है, एविडेंस के लिए उसका यूज नहीं होता। पहली चीज है। अब आ जाइए दूसरे केस पे। पहला केस तो ये है 20(3) का। दूसरा केस समझिए, ये सर बड़ा फेमस केस है जिसे कहते हैं एनडी तिवारी का केस। मतलब ये तो गुल्लू गुल्लू केस है, मजे वाला केस है, मतलब मेरे को भी सुनाने में बड़ा मजा आता है। एनडी तिवारी जो है, माना जाता था कि ये बड़े रसिक किस्म के आदमी थे, बिल्कुल मस्ती वाले, एकदम मजे वाले लेने वाले ना, पूरा रसिक टाइप के बंदे। एनडी तिवारी बहुत फेमस पॉलिटिशियन रह चुके हैं सर। होता क्या है कि जिस तरीके से साइनिया आहूजा, मैंने कहा ना कि कोर्ट ऑफ लॉ में डबल जेओपर्डी नहीं होगी, है ना, रियल लाइफ में डबल जेओपर्डी हो सकती है। अब साइनिया आहूजा के खिलाफ केस एक आया था, अगर आप अवेयर हैं तो, एक रेप केस आया था कि भाई लगभग 19 से 20 साल की उसकी एक नौकरानी थी, वो काम पे आती थी, और क्या हुआ कमरे में भगवान जाने, केस ये आया कि भाई सानिया आहूजा ने उसका रेप किया। आगे जाकर के वो प्रूव हो गया और सानिया आहूजा जो है वो जेल में चला गया। तो कोर्ट ऑफ लॉ ने तो उसको सजा दे दी सर, लेकिन रियल वर्ल्ड में भी उसको सजा मिली। रियल वर्ल्ड में भी उस व्यक्ति को सजा मिली, और वो व्यक्ति जो है वो फिल्म इंडस्ट्री से गायब हो गया। एक दो बार कोशिश की कम बैक करने की, लेकिन आपको पता है कि सोसाइटी नहीं भूलती। चेहरा सामने आएगा तो सोसाइटी नहीं भूलेगी। एनोनिमस हो गए दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट अगर सामने हो, दिख रहे हो, तो सोसाइटी फिर माफ नहीं करेगी। तो फिर एलिगेशंस ये वो प्लान का, और उसकी सोशल लाइफ आज क्या है हु नोस। खैर सर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए उसके जीवन में डबल जेओपर्डी कोर्ट ऑफ लॉ ने देखिए बार सजा दी, समाज तो आज भी दे रहा है। सेम उसी तरीके से एनडी तिवारी भाई साहब जो हैं सर, इनके ऊपर भी ये एलिगेशंस था कि एक महिला जो इनकी नौकरानी थी बकायदा, उनसे इनको एक बेटा था। बेटा बड़ा हुआ, बेटा अपनी माँ से हमेशा पूछता था कि माँ मेरा बाप कौन है। माँ कहती थी बेटा बड़ा हो जा, फिर थोड़ा और बड़ा हो फिर बताऊंगी। फिर सर उम्र के उस दौर में आ गया जिस दौर में बेटा समझदार बना, माँ से पूछा, माँ ने बताया आप बीती की ऐसी ऐसी बात थी, एनडी तिवारी का तो बेटा है। ठीक है, वो गया अपने बाप के पास, हाँ भाई मैं तेरा बेटा हूँ। तो एनडी तिवारी का चल रहा है, ऐसे ऐसे बेटे पता नहीं मेरे कितने, तू चल काम कर अपना, है ना, झूठ भी तो बोलते हैं ना। ठीक है साहब आगे बढ़िए। सुप्रीम कोर्ट के सामने एनडी तिवारी के बेटे ने सर केस डाला कि ये मेरा आर्टिकल 21 की वोलेशन है, एनडी तिवारी मेरा बाप है, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा अच्छा ऐसी बात है, कोई नहीं बेटा हम देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। 21 आ गया ना, आर्टिकल 21, ठीक है कोई नहीं हम देखते हैं। एनडी तिवारी को सर समन जारी हुआ, एनडी तिवारी साहब आ जाओ। एनडी तिवारी आ गए, बोला कि ये तुम्हारा बेटा है, ये ऐसा दावा करता है। एनडी तिवारी कहते हैं डॉक्टर साहब, अरे डॉक्टर नहीं हूँ जज हूँ। अच्छा ठीक है जज साहब, ये ना चलवो, ये ना चलवो, ये हमारा बेटा नहीं हो सकता। सर कहाँ मैं कहाँ ये, इसकी शक्ल देखो मेरी शक्ल देखो, मैं फूल ये कांटे, है ना। तो सर समझो आप भी थोड़े रैशनल बात करो। तो जज ने कहा यार कोई ना, मैं भी रैशनल बात कर लेता हूँ, तो एक काम कर ब्लड सैंपल दे दे, बड़ा सिंपल सा यार। एनडी तिवारी सोचने लगा ब्लड सैंपल क्यों ले रहा है जज, मेरे से ब्लड सैंपल क्यों मांग रहा है। ओहो भाई मैंने तो आर्टिकल 20(3) को मिस कर दिया। 20(3) क्या कहता है? 20(3) ये कहता है कि भाई कोई भी ऐसी चीज जो आपके अगेंस्ट जा सकती हो, आप उसे देने से मना कर सकते हैं अगर आपको ऐसा लगता है तो, यानी राइट टू रिमेन साइलेंट। सर बेटा एक बात बताओ, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन है क्या आपको? हाँ सर। बेटा अगर राइट टू स्पीच है तो राइट टू नॉट स्पीच भी तो है। जरूरी थोड़ी है कि नरेंद्र मोदी की तरह हमेशा बोला ही जाए, मनमोहन सिंह की तरह खामोश भी तो रह सकते हो। तो राइट टू स्पीच है तो राइट टू नॉट स्पीच भी तो है। मनमोहन सिंह नहीं बोले सर, मोदी चुप ही नहीं रहता सर, तो इसका मतलब दोनों सिनोनिम्स है कि नहीं, दोनों साथ साथ चल रहे कि नहीं चल रहे, मतलब जो बोला गया ये है तो दूसरा भी है आपके साथ, हाँ या ना। तो अगर आपको बोला गया है कि भाई आप अपने खिलाफ कोई भी ऐसी चीज नहीं देंगे जो कि विटनेस हो सके, वो एज एविडेंस कलेक्शन माना जाए, एज एन एविडेंस माना जाए, तो आप मना कर सकते हो, वो कर सकते हो। मतलब आपको बेटा राइट टू रिमेन साइलेंट भी दिया गया है, राइट टू रिमेन साइलेंट। आर्टिकल 20(3) में आप लिख सकते हैं कि कोई भी चीज जो बैकफायर कर सके, जो आपकी पूंछ में आग लगा दे, तो भैया
वो देने से आप मना कर सकते, कोर्ट में चुप रह सकते, बोला जी आप मन को नहीं पता, तुम्हें से जो हो सकता तुम देख लो, तुम कर लो। कहानी है सर ये बड़ी सिंपल सी। तो राइट टू रिमेन साइलेंट का केस है सर 20(3) का, ठीक है, तो चुप रहो। तो इसने 20(3) पढ़ा हुआ था, इसने कोर्ट को कहा सॉरी कोर्ट सर मैं अपना ब्लड सैंपल नहीं दूंगा। कोर्ट ने कहा अच्छा क्यों नहीं देगा, बोला सर 20(3) की वॉल्यूशन। अच्छा तू हमें मतलब तूने क्या सोचा कि तूने सिविल सर्विस की तैयारी की है तो मतलब तू 20(3) पढ़ के आया है तो तू निकल जाएगा? अरे बेटा हम जुडिशियल सर्विस वाले हैं, हम ही ने तो तुमको बोला ये पढ़ के आओ। चलो सुनो, बच्चे ने जो डिमांड की है वो किस चीज की डिमांड की है? बच्चे की जो डिमांड है वो आर्टिकल 21 की है, और तेरी डिमांड जो है वो 20(3) की है। तो बेटा जी एक बात बता, कौन सा आर्टिकल पढ़ा है? एनडी तिवारी ने कहा सर आर्टिकल 21 इज ग्रेटर देन दी आर्टिकल 23। बोला बस काम चल गया। भाई जो भी भाग भाग 3 से टकराएगा संविधान का वो चूर चूर हो जाएगा, और भाग 3 में जो आर्टिकल 21 के साथ टकराएगा सर वो चूर चूर हो जाएगा। तो आर्टिकल 21 के साथ कौन सा राइट स्ट्राइक कर रहा है? 23। तो बेटा एनडी तिवारी ऐसा है, उसका आर्टिकल बड़ा है, आर्टिकल छोटा है, तो इसलिए हम तेरे से ये मांग सकते हैं। अगर ये आर्टिकल 21 की बात नहीं होती तो फिर हम तेरे को इस तरह का कोई कंपल्शन करते नहीं, लेकिन अब तेरे को देना पड़ेगा। अंडी और नहीं, नहीं, मैं नहीं देता, फिर जूते मार के लिए गए सैंपल, है ना। एक जो होता ना हेयर स्ट्रैंड लिया गया सर, डीएनए निकाला गया, और वल्ला बीबी मुबारक हो ये तुम्हारा बेटा है, 22 साल 23 साल का बच्चा है ना, इकट्ठा पैदा हो गया तुम्हारा, मान लो। फिर सर वही कोर्ट में मेलो ड्रामा हुआ, हग हग हुए, किसेस हुए, हाँ तू मेरा बेटा, हाँ तू मेरा बाप, चलो हैप्पी एंडिंग सर। बेटे को बाप मिल गया, बाप को जवान बेटा मिल गया, क्या चाहिए? ये है सर कहानी एंडी तिवारी की, समझ में आई? तो ये है प्रोटेक्शन फ्रॉम ex post facto criminal laws, no double jeopardy and no compulsions to be witness against himself herself। चलो यहां तक की कोई कहानी है तो बताओ बच्चे, 20 मैंने आपको समझा दी। अब चलते हैं हमारे सबसे ब्यूटीफुल आर्टिकल पे। सबसे ब्यूटीफुल आर्टिकल आर्टिकल 21 सर, जिसे बेडरॉक ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोल देते हैं। बेडरॉक सर, हाँ बेटा, वो जो नदी होती है ना, नदी जब किसी रास्ते से चल रही होती है, किसी वे, उसका जो एक मार्ग होता है, उसका जो पाथ होता है, उस पाथ के नीचे जिस सरफेस से वो जाती है तो वहां पर आपको पत्थर दिखेंगे, बेडरॉक दिखेगा जिसके ऊपर नदी बह रही होती है, तो दैट इज अ बेस। तो इस आप ये समझ लीजिए कि आर्टिकल 21 जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का बेडरॉक है। तो हम चलते हैं सबसे ब्यूटीफुल आर्टिकल 21 पे, लेकिन यहां तक कोई डाउट है तो पूछो। कहानी पूरी फिल्मी नहीं है भाई साहब, कहानी में तो पूरा झोल ही है ना। कहानी सिर्फ फिल्मी नहीं है, कहानी में तो पूरा ही झोल है। खैर, मतलब वो कहते हैं ना कि ऑल इज वेल दैट्स एंड्स वेल। भाई जो आखिरी में सब अच्छा हो जाए समझ लो सब अच्छा है, पीछे कुछ हुआ ही नहीं है। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। खैर चलिए दोस्त, बढ़िए आज के सबसे ब्यूटीफुल आर्टिकल आर्टिकल 21 पे सब। चलिए आर्टिकल 21 क्या कहता है बेटा? आर्टिकल 21 कहता है सर प्रोटेक्शंस ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। प्रोटेक्शंस ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी।
यानी शब्दों को पढ़ो तो लिखा गया है, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। आर्टिकल 21, नो पर्सन shall be deprived against his life और तो यूपीएससी चल रही है। नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज और हर लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू एक्सेप्ट प्रोसीजर established by law, procedure established by law। अच्छी बात है ना श्वेता। खेल तो बच्चे यही है ना कि भाई यहाँ हम ऐसी चीजें कर लें, ऐसे ऐसे एग्जाम्पल कर लें, कल को हम जब क्वेश्चन सोल्व करें तो इन चीजों को जब मिक्स करेंगे तो हमारे जो रैशनैलिटी है वो इतनी अच्छी हो जाएगी कि छोटे छोटे पॉइंट को हम क्लियर कर लेंगे और अपना टॉपिक को क्लियर कर लेंगे। तो आप ये पढ़ करके जितने भी मॉक दोगे, जितने मॉक दोगे, आप देखोगे आपका ये टॉपिक उतना ही स्ट्रांग होता जाएगा। मतलब जिसे कहते हैं ना पत्थर का लकीर, ये टॉपिक उतना ही पत्थर का लकीर होता जाएगा आपकी लाइफ में। खैर पढ़ो आगे। सर ये है मतलब स्टेटमेंट जो आर्टिकल 21 ने दे रखी है। यहां पर सर समझना है कि बात हो रही है एक तो उसकी लाइफ की और एक बात हो रही है उसकी पर्सनल लिबर्टी की, और वो जोड़ा जा रहा है प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ के साथ। तो मतलब हम उस व्यक्ति को उसकी लाइफ से डिप्राइव नहीं करेंगे। यहां लाइफ का क्या मतलब है बेटा? यहाँ लाइफ का क्या मतलब है? या लाइफ का मतलब सिर्फ ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना तो नहीं हो सकता। सोच के देखो, लाइफ सर मतलब जो डेथ नहीं है दैट इज अ लाइफ। जब मर गए, मरना और जीना दो चीज है। जीने का मतलब अभी तक आप मरे नहीं, मर गए तो कोई जीना नहीं है कि नहीं। हाँ सर, चलो उस लाइफ पे बात करते हैं। सबसे पहले सर आजकल मार्केट में ना बड़ा वो हुआ है, मैंने क्यों आर्टिकल 21 को बेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोला, क्योंकि आप देखेंगे कि इंसान जब अपनी लाइफ की बात कह रहा है ना वो इसी आर्टिकल के थ्रू ही कह रहा है, बेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। पहली चीज सर। दूसरी चीज सर, यही आर्टिकल 21 उसे फ्रीडम राइट्स दे रही है, उसकी राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी की फ्रीडम दे रही है कि बेटा तू है ना जो खाना चाह रहा है वो खा। यानी तेरे को फ्रीडम है फूड का भी। बेटा अगर तेरे पास घर नहीं है, तू फुटपाथ पे रह रहा है, ठंड में मरने की नौबत आ रही है, तो शेल्टर भी जो है तेरा फ्रीडम राइट्स है। बेटा शादी जिससे तेरे को करनी है कर, तेरे को कोई रोकेगा नहीं। मैरी करना जो है वो तेरा फ्रीडम राइट है अंडर आर्टिकल 21 एंड सर सो ऑन। इस तरह की कुछ चीजें हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पे राइट टू फ्रीडम के साथ दिया हुआ है। अब जैसे चौथे पॉइंट में कह दो सर, जो प्राइवेसी है वो प्राइवेसी भी उसको आर्टिकल 21 के तहत दिया गया है। रूल ऑफ लॉ, मतलब सॉरी रूल ऑफ लॉ कह रहा हूँ, इक्वलिटी बिफोर लॉ वाली भी कहानी है सर इसके, मतलब बहुत सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 के साथ समय समय पे सर जोड़ दी है। खैर आगे बढ़ते हैं। सर सीन क्या है कि जब मैं राइट टू मैरी की बात करता हूं तो मान के चलिए कि सर ये एक प्यारी सी गुड़िया है ना, आंखों में बड़े सपने हैं गुड़िया के, और
घर वालों ने इस गुड़िया की कर दी शादी, है ना। चाहे इसने लव मैरिज की हो सर, चाहे इसने अरेंज मैरिज की हो, तो हम मान के चलते हैं कि इसकी खुद की चली, तो इसने शादी कर ली। शादी कर ली इसने किसी अच्छे से, भाई एक बंगला बने न्यारा, सोने का बंगला, चांदी का जंगला, है ना। उस ब्यूटीफुल अप्रोच के साथ ये लड़की ने भी शायद शादी की, है ना। मैं कल ही केस देख रहा था, है ना। वैसे तो मार्केट में आजकल ये सब आम हो गए, मैंने कुछ स्पेशल नहीं देखा, ये चीज आप लोग भी देखते ही होंगे। मैंने कल केस देखा कि एक सिर्फ 19 साल की लड़की, और वो इंस्टाग्राम के प्यार में फंसती है। इंस्टाग्राम का प्यार, प्यार प्यार प्यार, हुक्का बार, है ना। तो इंस्टाग्राम के प्यार में फंसती है, घर से बाहर निकलती है, शादी करती है, और 2 महीने की प्रेग्नेंट है। फिर पति को ना अचानक दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती है ना। और वो कहता है कि मैं तेरे साथ नहीं रहूंगा। कहानी है ये सारी। इट्स ओके, इट्स ओके। तो कहानी सारी की सारी क्या है कि धोखा मिल गया, धोखा, प्यार का धोखा, अंतरात्मा का धोखा, विश्वासों का धोखा। खैर, ये कहानी आजकल आम हो गई है, घर वालों की सुना करो भाई, हमेशा वो गलत नहीं होते। ये जो 19-20 के जो प्यार होते हैं ना, ये गलत होते हैं, अक्सर ये गलत होते हैं। लेकिन वही 19-20 का प्यार जब 30 साल तक पहुंच जाए, 27 तक पहुंच जाए, और फिर शादी करो, तो उसके चलने की संभावना ज्यादा है, रादर देन कि 19-20 में सर ये तो दो आत्माओं का मिलन है, कुछ नहीं होगा, ये दो आत्माएं जल्दी फड़फड़ाती हुई दिखेंगी किसी की कोर्ट के अंदर। ठीक है, तो ऐसा मत करना भाई। और अगर हो रहा है तो उनको भी समझाओ, मार्केट में कुछ अलग ही छीछालेदर चल रहा है। मैंने भी लव मैरिज की हुई है, लेकिन उम्र के 27 में जाके की है, जहाँ ठीक ठाक समझ आ जाती है कि क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक ठाक, पूरी तरह से नहीं। आदमी बेवकूफ़ी 35 में भी करता है, तो ठीक ठाक समझ सी थी, तो उसके चलने की संभावना ज़्यादा होती है। तो देखिए 7 साल हो गए हमारी शादी को, और वो कहते हैं ना हैप्पीली मैरिड आफ्टर, तो वो वाला चीज़ है। तो खैर, तो सर ये उसकी जीवन है, शादी करना है करो, कौन रोक रहा है उसको। तो सर उस लड़की ने कर ली शादी, ठीक है। सर जो लड़का है, उस लड़के ने शुरू में तो मतलब वही मुंगेरी लाल के हसीन सपने उसने दिखाया उसको, लड़की आई। सर सीन क्या हुआ, कुछ समय के बाद लड़के के जो पेरेंट्स थे, लड़के के जो घर वाले थे, जो उसके मॉम एंड डैड थे, वो फिर वही टॉर्चर जो होता है ना, जैसे दहेज लेके आओ, ये आओ, वो लो, फलाना ढिमका, इससे क्या होने लगा सर, वो उस लाइफ वो लड़की को ना टॉर्चर होने लग गया। रोज सुबह शाम गालियां खाना, रोज सुबह शाम जो है मतलब पति के द्वारा फिजिकल अब्यूज होना, सर खाना प्रॉपर नहीं मिलना, प्रॉपर है ना, मतलब उसको जो प्रॉपर हाइजीन एंड सैनिटेशन होती है घर में, वो प्रोवाइड ना करना, बॉडी शेमिंग करना। सर 1 साल हो गए, 2 साल हो गए, हर दिन की ये कहानी है। तो क्या बेटा ये इस महिला की लाइफ रही क्या? सोचो, क्या इस महिला की ये लाइफ रही क्या? नो सर, ये तो हेल हो गया, मतलब मर जाओ इससे तो अच्छा। तो बेटा वही बात हो रही है कि जब मैं बात कह रहा हूं लाइफ की, तो यहाँ लाइफ का मतलब होता है चॉइस एंड डिग्निटी। यहाँ लाइफ का मतलब सिर्फ ऑक्सीजन लेना नहीं है, यहाँ लाइफ का मतलब है चॉइस एंड डिग्निटी बेटा, चॉइस एंड डिग्निटी। यहाँ तुम्हारी चॉइस होनी चाहिए, तो ही उसको लाइफ माना जाएगा। सर ये जो राइट टू लाइफ विद चॉइस एंड डिग्निटी है ना, दरअसल ये केस आया था मेनका गांधी केस 1978 में, जिसमें कोर्ट ने प्रॉपर राइट टू लाइफ का मतलब है राइट टू लाइफ विद चॉइस एंड डिग्निटी माना था। सर सिर्फ लाइफ का मतलब जीना नहीं है, लाइफ का मतलब चॉइस एंड डिग्निटी के साथ जीना। बोलो हाँ या ना। और सर नेक्स्ट वर्ड बोला गया है कि भाई पर्सनल लिबर्टी। एक बात बताओ, इस बंदे को उठा करके जेल में डाल दो, क्या हुआ? भाई बंदे को उठा करके जेल में डाल दिया, क्या हुआ सर? उसकी लिबर्टी छीन ली गई है कि नहीं? तो बस कहानी खत्म। या तो आपने उस व्यक्ति की लिबर्टी छीन ली, या उस व्यक्ति की आपने लाइफ छीन ली। लाइफ और लिबर्टी, इन दोनों को डिप्राइव नहीं माना जाना चाहिए आर्टिकल 21 में। तो लाइफ तो बोल दिया गया सर चॉइस एंड डिग्निटी के साथ। चॉइस एंड डिग्निटी का मतलब है बेटा, घर में अगर मैं आई हूं तो भैया प्यार मोहब्बत से रखो, महिला हूं, चंडी भी बन सकती हूँ, दुर्गा भी बन सकती हूँ, तो थोड़ा सोच के समझ के, कुंजम कुंजम हल्लू हल्लू चलो साहब, तो जीवन अच्छे से चलेगा। अगर आप सोचोगे पहले ही दिन मैं अपने घर से सारा खजाना ला करके आपके मॉम एंड डैड को दे दूं, ताकि आप है ना
महंगी गाड़ी लेकर के मार्केट में चल सके और कह सके कि हमने गाड़ी ली है, तो प्रभु ऐसा है, ये चॉइस एंड डिग्निटी नहीं है मेरा। अपन तो ऐसे शादी को मारते हैं लात, लात मारो उस बंदे के टूई पे और निकल जाओ घर से। चॉइस एंड डिग्निटी होनी चाहिए भैया। जब वहां है ही नहीं तो फिर सवाल क्या है, फिर तो कोई बात ही नहीं है सर, कहानी खत्म। चलो आगे बढ़ो। लाइफ की जब बात कर रहे थे चॉइस एंड डिग्निटी के साथ, तो सर एक केस की बात करते हैं। केस की, यस, एक केस की बात करते हैं। केस क्या है बेटा? सर एक महिला है, उनका नाम है अरुणा शानबाग। सर घटना घट रही है साल 1973 की, द सेम ईयर जिस साल केशवानंद भारती मामला आया था। सर अरुणा शानबाग जब ड्यूटी में थी, तो जो हॉस्पिटल है किंगफोर्ड हॉस्पिटल, ऐसा कुछ है किंगफोर्ड हॉस्पिटल, सर उस हॉस्पिटल में जो वार्ड बॉय है, अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर एक घटना हो जाती है सर, वो उसका इनका जो है रेप कर डालता है। ठीक, बहुत हाइनियस क्राइम है, हो गया क्राइम। और सर रेप ही नहीं करता, बकायदा वो उसका मर्डर भी करना चाहता है, जैसे कि जनरल सेंस में आजकल होता है भाई, कोई किसी को जानता नहीं और जिसे कहता ना कि एक फॉर द मोमेंट रेप हो जाता है, और फिर उसे लगता है कि यार रेप तो हो गया, अब क्या, ये तो केस बढ़ेगा, पुलिस आएगी, मेरे को पकड़ेगी, जेल में जाऊंगा मैं, तो काम करता हूं कि ये आगे कुछ किसी को बोल ही ना सके, मैं पकड़ा ही ना जाऊं, तो मैं मार देता हूं। तो वही केस यहाँ भी हुआ, मारने की कोशिश हुई, डर गया तो मारने की कोशिश हुई। बट सर कुछ नेचर को कुछ और ही पसंद था, उनकी डेथ तो नहीं हुई, बट वो कोमा में चली गई, कोमा में चली गई। वैसे तो मार्केट में एक फिल्म आई है सलाम वेंकी, मैंने देखी नहीं, बट मौका मिलेगा तो उसको देखूंगा जरूर, क्योंकि एक ऐसे बॉय की कहानी है जो फिजिकल डिसेबल है, और उसमें क्या स्ट्रगल उसका आई डोंट नो, बट जब मुझे पता चलेगा कि हाउ इज दिस मूवी, तो आई टेल यू द फीडबैक और द रिव्यू। तो सर ये समझ लीजिए कि ये भी एक बड़ी मार्मिक और बहुत ही पोइग्नेंट स्टोरी बन सकती है अगर इस पे फिल्म बनाया जाए तो, क्योंकि ये रियल लाइफ में ही बहुत सेंसिटिव है, जैसे कहते हैं ना कि मानवता दिखाना। सर जब ये कोमा में चली गई, तो अब सीधी सी बात है, फैमिली फैमिली तो कोमा, पैसे है नहीं तो फैमिली कितना सपोर्ट करने वाली, वो समझ गया। सर जितनी भी हॉस्पिटल की नर्सेस थी, उन सारी नर्सेस ने ना उसके बाद अरुणा शानबाग का ध्यान रखना शुरू कर दिया। तो जैसे कहते हैं ना ह्यूमैनिटी, सर उन महिलाओं ने अपने दोस्त अरुणा शानबाग की केयर करनी शुरू कर दी। सर ये सब कुछ सब चल रहा था, जिसको जो सजा मिलनी थी मिल ली, लेकिन अरुणा शानबाग कोमा में है। और सर ये कोमा में है ना, तो साल 2010 में एक एनजीओ ने, या एक मतलब जो ये देख रहा है कि सर अरुणा शानबाग की जो जीवन है, दिस इज जस्ट ए लाइफ, नॉट ए लाइफ विद चॉइस एंड डिग्निटी। समझ पा रहे हो नहीं पा रहे हो, ये सिर्फ लाइफ है, नॉट ए लाइफ विद चॉइस एंड डिग्निटी। तो 2010 में सर जब ये पता चल गया कि अरुणा शानबाग की रिकवरी के कोई चांस नहीं है, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपील किया फॉर दी यूथनेशिया। यूथनेशिया के लिए सर इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक पीआईएल दायर की, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। अगर आपको याद हो तो जब है ना हम पीआईएल की बात कहते हैं ना बेटा, तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जब सुप्रीम कोर्ट के टॉपिक में पढ़ते हैं तो पता चलता है 80 के दौर में पीआईएल आया था। लेकिन अगर पीआईएल की सबसे पहली स्टोरी पे बात करो, जो कि पीआईएल की कैटेगरी में नहीं काउंट किया जाता बट पीआईएल जैसा ही था, तो वो जो चंपाकम दोराईराजन का केस देखा था ना, जिन्होंने अप्लाई किया था एमबीबीएस के लिए, लेकिन मतलब एमबीबीएस करना चाहती थी, लेकिन उनको पता था कि शायद उनको जनरल कैटेगरी में होने की वजह से मद्रास में एमबीबीएस सीट ना मिले, तो उन्होंने अप्लाई नहीं किया, उन्होंने सीट के लिए अप्लाई नहीं किया था, उन्होंने स्पेकुलेटिव बेसिस पे, याद कीजिए, मद्रास हाई कोर्ट के अंदर केस डाला था, तो दैट वाज द चंपाकम दोराईराजन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, है ना। बाद में जाकर के वो चंपाकम दोराईराजन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया हो गया था। तो जो चंपाकम दोराईराजन का केस है, ये समझ लो कि भारत में पहला पीआईएल का केस है, ऑफिशियल नहीं था वो, बट मान के चलते हैं वो पहला पीआईएल केस था, क्योंकि चंपाकम दोराईराजन ने सीआर श्रीनिवासन के बिहाफ पे, क्योंकि उनके केस में ऐसा हो गया था इसलिए उन्होंने ये केस डाला था, तो एक तरीके से पीआईएल तो हुआ। तो उसी तरीके से सर एक पीआईएल डाला गया, और जिन्होंने कोर्ट को बोला गया कि सर ये लाइफ विद चॉइस एंड डिग्निटी नहीं है,
तो हम यूथनेशिया की डिमांड करते हैं। यूथनेशिया का मतलब होता है सर मर्सी किलिंग, मतलब लाइफ ऐसी है ही नहीं कि वो कभी अब उस कंडीशन में आ सके, इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि इनको आप मर्सी किलिंग दे दीजिए, मार दीजिए सर। वो मतलब बहुत पीसफुल लाइफ हो जाएगी इनकी, वरना ये क्या जीवन आप बताओ। 1973 2010 मतलब 37 और प्लस 47 साल हो गए। अब सोचिए कि उस महिला के मानसिक पटल पे क्या होगा। अगर दिमाग का कोई हिस्सा अगर चल भी रहा होगा ना, तो आप सोच सकते हैं कि व्हाट इज लाइफ। सर नो, यस और नो। तो सर अरुणा पसानबा का केस इतना मतलब वोलेंट था, इतना वोलेंट था। ओके, तो मतलब वोलेंट इन द सेंस, मतलब गुस्से के पर्सपेक्टिव से मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि आप और मैं सोचेंगे तो लगेगा यार क्या ही हो रहा है, मतलब एक आदमी की क्या कहते हैं लस्ट, भूख से किसी की जीवन किस तरह से तबाह हो गई है। खैर सर, यूथनेशिया का केस आया। अब सर सुप्रीम कोर्ट को ये जांच करना है कि भाई मुझे यूथनेशिया देना है कि नहीं देना है। तो इसके लिए मैं कहाँ जाऊं फिर? सुप्रीम कोर्ट सर एक केस पे गया। केस था पी रत्नम केस। केस था सर जिसका नाम था पी रत्नम केस। पी रत्नम केस को सुप्रीम कोर्ट जो है इसको पैरेलल करेगा, मतलब इस केस पे डिसीजन लेने के लिए वो पी रत्नम केस में जाएगा। पी रत्नम केस में जब हम जाएंगे ना सर, तो वहां लिखा गया है, मतलब पी रत्नम केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड किया था, जो आई थिंक 1994 के आसपास का एक केस है, 1994 के आसपास का केस, जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया था राइट टू लाइफ, राइट टू लिव और नॉट लिव इज योर फंडामेंटल राइट्स। तुम्हें जीना है तो ठीक है, तुम्हें नहीं जीना है तो ठीक है, दोनों ही तुम्हारा क्या है, फंडामेंटल राइट्स है। याद कीजिए अभी मैंने अभी थोड़ी देर क्या पहले बताया था कि इसको पी रत्नम केस को हम लोगों ने आर्टिकल 19(1)(a) के साथ कैरी किया था, कैरी फॉरवर्ड किया था। जिस तरीके से स्पीच इज योर फंडामेंटल राइट्स, उसी तरह से नो स्पीच इज आल्सो योर फंडामेंटल राइट्स, है कि नहीं? तो जब ये चीज है तो सर राइट टू लिव और नॉट लिव, नॉट टू लिव, राइट टू लिव और नॉट टू लिव इज आल्सो योर फंडामेंटल राइट्स। तो इसका मतलब ये है कि पी रत्नम केस में तो बोल दिया गया अच्छा जीना चाहते हो तो ठीक है, नहीं जीना चाहते हो तो भी ठीक है भाई, हम तुम्हें मर्सी किलिंग दे देंगे। इस पॉइंट से हमें सर ये समझ में आता है, ठीक है। अभी तक तो सर ये केस चल रहा था 1994 का। ये केस 1994 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला। पीआईएल कब दायर हुआ है? 2010 में। अब समझिए सर सीन क्या होता है, 2005-6 के आसपास एक केस आता है। केस क्या है? केस है ज्ञान कौर केस। केस था ज्ञान कौर केस, 2005 और 6 के आसपास का सर ये केस है। अच्छा केस क्या था बेटा? केस सर कुछ ऐसा था कि सर जो ज्ञान कौर की जो बहू थी ना, जो डॉटर इन लॉ थी, अब वही बात है यार, डॉटर इन लॉ जो है, मतलब जैसे मैंने बताया ना कि वो शादी करना टॉर्चर होना, राइट टू लाइफ इज नॉट, तो उसी तरीके से ना इनकी जो डॉटर इन लॉ है, जो बहू है, पुत्रवधू है, सर होता क्या है कि फिर वही केस, मतलब आ गई मुंह उठा करके, दहेज नहीं लेकर के आई, पैसा नहीं लेकर के आई, फलाना ढिमका, तो मेंटल टॉर्चर सर इसके घर में हो रहा था इनकी पुत्रवधू का। तो होता क्या है, उनकी पुत्रवधू ने कर लिया सुसाइड, डॉटर लॉ कमिटेड सुसाइड। अच्छा सुसाइड का केस आपको समझ आता है? सर एक आर्टिकल है, सॉरी आर्टिकल कह रहा हूं सर, एक सेक्शन है हमारे आईपीसी में, सेक्शन 309, जो कहता है कि कमिटमेंट ऑफ सुसाइड, मतलब अगर तुमने सुसाइड किया, करने की कोशिश की, बच गए, नहीं लूंगा, ना 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 चाहे नहीं मैम, चाहे, अगर तुमने सुसाइड करने की कोशिश की, अगर सुसाइड हो गया, अच्छा आदमी था, और सुसाइड करने की कोशिश की, बच गए, तो सीधे जेल में, मतलब ये ऑफेंस है। समझ में आ गया? ये तो 309 है। एक है बेटा 306,
एक है सेक्शन 306। ओके, 306 जो है सर वो कहता है अबेटमेंट ऑफ सुसाइड। ये कहता है अबेटमेंट ऑफ सुसाइड मतलब आप किसी को सुसाइड करने के लिए प्रेरित कर रहे हो। हाँ सर ठीक है। तो अब ज्ञान कौर का जब केस आया, जब पता चला कि इन्होंने अपनी पुत्रवधि को मार दिया, इन्होंने कहा सर हमने मारा नहीं, उन्होंने सुसाइड किया। तो किसी ने कहा कि हाँ सर सुसाइड इसलिए क्या क्योंकि ये अबेटमेंट ऑफ सुसाइड है, उन्होंने उसको प्रेरित किया सुसाइड करने के लिए, तो सर कर लिया। तो इनके ऊपर जो सेक्शन लगा था वो अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का था। तो ज्ञान कौर ने कहा कि सर एक मिनट रुको, कोई व्यक्ति जो जीना चाहता है उसका फंडामेंट राइट है, और कोई व्यक्ति जो नहीं जीना चाहता वो भी उसका फंडामेंट राइट है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा करेक्ट। तो सर मेरी जो पुत्रवधू थी वो दरअसल जीना नहीं चाहती थी। ओके, तो सर हमने उसको मदद की, समझ पा रहे हो, हमने उसकी मदद की सुसाइड के लिए, हमने मारा नहीं है सर, वो बस जीना नहीं चाहती थी, हमने मदद कर दी। ओहो सर ये तो मतलब एक वो कहते हैं ना कहीं एक टेक्निकल पॉइंट था जो गिरा हुआ था। पी रत्नम केस में जो सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया था, ज्ञान कौर केस में सुप्रीम कोर्ट को समझ में आ गया, ओहो भाई ये तो टेक्निकल फॉल्ट है। वो तो कह रही है कि भाई मैंने तो सिर्फ अपने डॉटर ला की हेल्प की है, सुप्रीम कोर्ट ने समझ लिया कि यार ये तो गड़बड़ हो सकती है, कल को कोई भी जो अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का केस होगा उसमें तो सामने वाला व्यक्ति यही बात कहेगा। यानी सुप्रीम कोर्ट ने पी रत्नम के केस को क्या कर दिया, ओवर रूल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ओवर रूल्ड पी रत्नम केस टू ज्ञान कौर केस। ज्ञान कौर के केस में सुप्रीम कोर्ट ने सर पी रत्नम केस को क्या कर दिया, ओवर रूल कर दिया। ओवर रूल करने का मतलब है कि वो जो डिसीजन दिया गया था वो खत्म कर दिया। बोला भाई साहब यहां है टेक्निकल केस। तो यहां पर ज्ञान कौर के केस में ही सुप्रीम कोर्ट ने क्या माना कि बॉस ऐसा है, अगर आप जीना नहीं चाहते, नेचुरल सिचुएशन ऐसी बनी हुई है कि वो एक तरीके से नेचुरल डेथ के रूप में मरना चाहे, मतलब कोई एक ऐसी कंडीशन जो जिसकी रिकवरी कंडीशंस ना हो, उस केस में तो आप है ना यूथनेसिया मर्सी किलिंग की बात कर सकते हैं। लेकिन आप क्रिमिनल केस में, एक्सीडेंटल केसेस में जो है ये नहीं माना जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर क्या बात बोली, सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर बात बोली कि बच्चे ऐसा है, ज्ञान कौर जी समझिए आप इसको, कि नॉट टू लिव इन नेचुरल डेथ्स ये समझ में आता है, बट नॉट इन क्रिमिनल एक्सीडेंटल। इस केस में मुझे समझ नहीं आता, मतलब हमने इसको बदल दिया, राइट टू लिव और नॉट टू लिव अब बदल दिया गया, इसको स्क्रैप कर दिया गया, इसकी जगह लिखा गया कि नॉट टू लिव इन नेचुरल कंडीशन, नेचुरल सर्कमस्टांसेस। वो समझ में आता, मतलब सर मतलब ये कि परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट होना चाहिए, परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट होना चाहिए। परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट का क्या मतलब है सर, बेटा अब आप कभी ये ना उठ नहीं पाओगे, मेडिकली यू आर डेड, बोल दिया गया कि ये बंदा उठ नहीं पाएगा, परमानेंटली डेड है, मेडिकल टर्म्स में ये अब कभी भी उस सिचुएशन में नहीं आ पाएगा जिस सिचुएशन में हम कह सकते हैं कि ये व्यक्ति अपनी लाइफ में विद चॉइस एंड डिग्निटी जो है लाइफ को जिएगा। तो जब ये केस आया तो सर वो ज्ञान कौर को तो वो जो सजा मिलनी थी, और इस केस में ही 2010 में जब हम आएंगे तो 2010 में जब देखा गया कि अरुणा शानबाग काफी साल से है तो इनको मर्सी किलिंग के लिए जो है वो PIL जो है एक्सेप्ट हो गई। ये है बच्चे कहानी आर्टिकल 20 की, जब हम लाइफ के साथ बात करते हैं, आर्टिकल 20 की जब हम लाइफ के साथ बात करते हैं, लाइफ विद चॉइस एंड डिग्निटी, वो है ये केस। अब हम बात करेंगे सर वो जो लिबर्टी की बात कही गई है, पर्सनल लिबर्टी की बात की गई है, अब हम उस पर्सनल लिबर्टी पे बात करेंगे। और पर्सनल लिबर्टी जो है एक्सेप्ट किस पे, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। तो थोड़ा सा इस केस को मुझे समझना पड़ेगा।
यहां तक कोई दिक्कत है तो पूछो बेटा, इस पॉइंट तक कोई दिक्कत आया था तो मतलब आर्टिकल 21 को जब हम डील कर रहे हैं तो उसमें जब हम लाइफ की बात करते हैं तो मेनका गांधी जो केस आया था, उस मेनका गांधी केस में सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू लाइफ विद चॉइस एंड डिग्निटी की बात मानी थी। उसी चॉइस एंड डिग्निटी के साथ ये सारा केस चला, है ना। अब हम बात करेंगे ये जो पर्सनल लिबर्टी है इस पे। यहां तक कोई दिक्कत बेटा? नो डाउट। चलो बहुत अच्छी बात है श्वेता। अब चलते हैं सर हम लोग प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ पे। प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, एक तो बेटा ये है और एक है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, एक ये है। प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ जो है सर, ये यूनाइटेड किंगडम का कंसेप्ट है और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है सर, ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का कंसेप्ट है। फिर याद कीजिए वही मध्यम वर्ग वाली जो चीज है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बनती हुई दिख रही है। चलो आगे बढ़िए सर। प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ पे जब मैं चलूंगा तो देखिए एक केस पे बात करते हैं। याद करो उद्धव ठाकरे केस, उद्धव ठाकरे केस, जिस केस में दो जो लड़कियां थी, टू गर्ल्स, जिनको गिरफ्तार किया गया था, याद आ रहा केस? हाँ सर, एक ने पोस्ट डाली थी, दूसरे ने लाइक किया था। सर ये सारे केसेस को नोट्स में मेंशन करेंगे? तुम्हारी मर्जी है श्वेता, करोगे तो समझने में आसानी होगी बेटा। भाई हमने भी तो नोट्स बनाए हुए हैं तो हम भी तो करते हैं, तो आप भी करो। और नहीं करना चाहते आप, उनको शॉर्ट में निपटाना चाहते हो तो शॉर्ट में निपटा लो। बस आपको यह समझ में आ जाए कि जब मैं लाइफ की बात कह रहा हूं तो मैं सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की बात नहीं कह रहा। राइट टू लाइफ विद डिग्निटी का मतलब ही यही होता है कि भैया मुझे प्राइवेसी भी मिले, मुझे खाना भी मिले, मुझे शेल्टर भी मिले, मैं अपनी मर्जी से किसी से शादी कर लूं। दिस इज द राइट टू लाइफ विद चॉइस एंड डिग्निटी ना बेटा। अब आपको खाना है चिकन, गवर्नमेंट ने चिकन बैन कर दिया, ये कोई बात थोड़ी होती है। उसके पीछे कोई रीजनेबल ग्राउंड हो तो बताओ। कोई रीजनेबल ग्राउंड ही नहीं, बस ऐसे कि क्योंकि है ना राजा चिकन नहीं खाता इसलिए ना प्रजा भी चिकन नहीं खाएगी, तो सर ये रीजनेबल ग्राउंड थोड़ी होता है। तो समझ रहे हो ना कि राइट टू लाइफ विद चॉइस एंड डिग्निटी। सर खाने को कैसे कंट्रोल किया जाता है? जैसे आ, अंडे की रेडी वेडी का कोई केस था गुजरात का, कि कुछ लोगों ने अंडे की रेडी को फोड़ दिया था, तोड़ दिया था कि अंडे नहीं जलाएंगे, दिस इज द ड्राई स्टेट, शराब नहीं चलती तो यहाँ अंडे भी नहीं चलेंगे। तो फिर वो केस आया था कोर्ट के सामने और कोर्ट ने कहा था कि बेटा राइट टू प्रोफेशन है, जा करके ना चू चपाट मत करो, और किसको खाना है किसको नहीं खाना ये डिसाइड करेगा जनता खुद, तुम नहीं डिसाइड कर सकते। हु द हेल आर यू? क्या तुम कोई अथॉरिटी हो जो ये कह रहे हो कि अंडे नहीं बेचने दोगे? तो फिर वो स्क्रैप कर दिया था और फिर आज वहां सब अंडे वंडे जो हैं वो चल रहे हैं। समझ में आई केस? चलो सर उद्धव ठाकरे केस को समझते हैं। उद्धव ठाकरे केस में सर दोनों लड़कियों को गिरफ्तार कर लिया गया था, इनको कस्टडी में भेज दिया गया। अच्छा कस्टडी में भेजा, किसने भेजा बेटा? सर कस्टडी में भेजा पुलिस ने। ओके। अच्छा पुलिस को हम क्या कहते हैं? पुलिस को एग्जीक्यूटिव कहते हैं, लेजिस्लेटिव कहते हैं? सर पुलिस तो एग्जीक्यूटिव है। एग्जीक्यूटिव का काम होता है कोई भी लॉ जो बना है उसकी एग्जीक्यूशन करना, उसको इंप्लीमेंट करना, ये काम होता है। तो पुलिस का काम है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। तो देखिए लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के चक्कर में पुलिस ने सर उन दोनों लड़कियों को गिरफ्तार कर लिया, कस्टडी में रख दिया गया। तो एक्शन कौन सा है? एग्जीक्यूटिव एक्शन। अब थोड़ा सा समझ लो बच्चे,
इंडिया में अगर किसी की गिरफ्तारी होती है तो कैसे होती है सर? अगर गिरफ्तारी हुई है तो डेफिनेटली यहां पर कोई एक कंप्लेनेंट होगा जिसने ये कंप्लेंट डाली होगी। कंप्लेंट डालने के बाद सर उसके ऊपर एक एफआईआर लिखी गई होगी। एफआईआर की सर एक जांच हुई होगी, मतलब उसको थोरोली क्या होगा, रिव्यू किया होगा, और उस जांच के बेसिस पे सर, जिसे हमने इन्वेस्टिगेशंस कहते हैं, इन्वेस्टिगेशंस हुई होगी। इन्वेस्टिगेशन में हमें लगा कि भाई क्या हुआ है, इन्वेस्टिगेशन के अंदर सर हमें लगा हुआ है कि भाई हाँ इसने कुछ गड़बड़ की है इन दोनों लड़कियों ने, तो सर उनको गिरफ्तार कर लिया गया, मतलब उनकी कस्टडी ले ली गई। पुलिस वाले आए, बोला कि दीदी जीजी चलो। क्यों? क्योंकि बेटा आपने ऐसे ऐसे किया है तो हम आपको उठा के लेके जा रहे हैं। सर आप हमें कस्टडी में क्यों लेके जा रहे हैं? क्योंकि बेटा, चलो उसको बाद में बात करूंगा। अच्छा कस्टडी में आ गए सर। अब कस्टडी में आने के बाद सर ये इनके खिलाफ है ना, वो मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा, फिर 24 घंटा, फिर वो खेल, फिर सर इनके खिलाफ एक है ना चार्जशीट तैयार होगी, रिपोर्ट तैयार होगी, रिपोर्ट के बेसिस पे सर कोर्ट में आना होगा। कोर्ट उससे पूछेगी कि भाई ये जो तेरे पे क्राइम आया है कि भाई ये तू एक्सेप्ट कर रही है कि नहीं कर रही। वो कहेंगे कर रही है तो सजा मिल जाएगी सर, कहेगी नहीं कर रही तो फिर वो जिरह होगी, जिसे हम कहते हैं ना, वकील इधर से कहेगा कि इसने ये गलती की, दूसरा वकील कहेगा इसने ये गलती की, तो सर वो जिरह होगी, और जिरह के बेसिस पे जो है सर कोर्ट आगे की कहानी करेगी। तो बेटा एक बात बताइए, ये जो मैंने प्रक्रिया बताई है ये सबके ऊपर अप्लाई होगी क्या? हाँ सर, आपके मेरे ऊपर जो है सबके ऊपर अप्लाई होगी। अगर किसी को भी पकड़ना है तो इसी तरीके से पकड़ सकते हैं। तो उसका मतलब है कि ये जो प्रक्रिया है इसी को कहते हैं प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। और ये प्रोसीजर किसने एस्टेब्लिश किया है सर? ये प्रोसीजर एस्टेब्लिश किया है एग्जीक्यूटिव ने सर। आप समझिए, जब मैं ये कहता हूं ना प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, कहां का कंसेप्ट है? यूके का। तो बेटा एक बात बताओ, यूके के अंदर कौन सुप्रीम है? पार्लियामेंट सुप्रीम है या सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है? सर वहां तो पार्लियामेंट सोवरेनिटी है। इंग्लैंड में पार्लियामेंट सोवरेनिटी। अगर इंग्लैंड की पार्लियामेंट ने कोई लॉ बना दिया और उस लॉ के बेसिस पे मैं सामने वाले की पर्सनल लिबर्टी ले लेता हूं, लाइफ ले लेता हूं, उस लॉ के बेसिस पे सामने वाले की लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ले ली गई, तो क्या इंग्लैंड की जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूके, क्या वो इस लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की रिव्यू कर सकता है? सोच के देखो भाई। प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ किस देश का कंसेप्ट है? यूनाइटेड किंगडम का सर। यूनाइटेड किंगडम में सारा खेल किसका है? पार्लियामेंट का। पार्लियामेंट ने एक लॉ बनाया जिस लॉ के बेसिस पे किसी की लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को छीना जा सकता है। तो क्या उस लॉ के ऊपर वहां की सुप्रीम कोर्ट उस लॉ की रिव्यू कर सकती है? सोचो। द आंसर इज नो। नो सर, नो, वो नहीं कर सकती। मतलब पार्लियामेंट ने जो दे दिया वो दे दिया। भारत में भी सर यही कंसेप्ट था, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। लेकिन जब इंदिरा गांधी ने जब इमरजेंसी का कंसेप्ट लेकर के आए ना, जब 1975 में इस देश में जब इमरजेंसी लगी, और उस इमरजेंसी के बेसिस पे समझिएगा सर, जब इंडिया में इमरजेंसी लगी, इमरजेंसी में हमारी आयरन लेडी इंदिरा गांधी ने जब लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को ही खत्म कर दिया, तो सर बोम्बार्डमेंट तो होनी थी ना, ये तो होना ही थे आगे। देखो हो गए, जब लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी अगर ले ली। अच्छा इंदिरा गांधी कौन? प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर कौन? प्राइम मिनिस्टर सर एग्जीक्यूटिव। देखिए एग्जीक्यूटिव ने छीन ली पावर, है या ना? हाँ सर, एग्जीक्यूटिव ने ये पावर तो छीन ली। ओके, अब क्या होगा सर? इंदिरा गांधी का ये केस आ गया। अच्छा, इसी का रिजल्ट था कि 1978 में मैंने जो भी बताया मेनका गांधी केस आया। इसी का रिजल्ट था कि मेनका गांधी केस आया। और इस मेनका गांधी केस में ही यहां पर सुप्रीम कोर्ट ये बात जांच करेगी कि भाई क्या लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी जो कि पार्लियामेंट ने लागू किया है, एग्जीक्यूटिव ने लागू किया है, एग्जीक्यूटिव जो एक्शन हुआ है, क्या वो रैशनल या रीजनेबल है? भाई इंदिरा गांधी ने यानी एग्जीक्यूटिव ने जो लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ले ली है, क्या वो रीजनेबल है? सवाल ये उठा, मेनका गांधी के केस में ये उठा कि क्या वो रीजनेबल है? सोच के देखो।
ऑब्वियसली नो सर, नोट 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 नोट्स रीजनेबल है सर। और सर इसी वजह से प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ जो अभी तक था, इसके साथ अब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को भी पढ़ा जाए। मतलब बेटा, ये लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी किसने छीन ली? इंदिरा गांधी ने, मतलब उस समय की गवर्नमेंट ने, ठीक है। तो ड्यू प्रोसेस लॉ में, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कंसेप्ट है, इसमें हम क्या देखेंगे कि ये तो इंदिरा गांधी ने लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ले ली, ठीक है। लॉ किसने बनाया था? एक्शन तो ये एग्जीक्यूटिव है, ये लॉ किसने बनाया था? सर ये लॉ लेजिस्लेटिव ने बनाया था। बस कहानी खत्म। आप समझिएगा कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ का मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ हम लोग एग्जीक्यूटिव एक्शन की जांच करेंगे, लेकिन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब होता है कि हम लोग लेजिस्लेटिव एक्शन की भी जांच करेंगे। इसका मतलब यह है कि जो कानून बनाया गया है, क्या वो रीजनेबल है? क्या वो कानून में जो लिख दिया गया है कि हम किसी की लाइफ और पर्सनल लिबर्टी भी ले सकते हैं, क्या वो रीजनेबल है? इंग्लैंड में रीजनेबल नहीं है। इंग्लैंड में पार्लियामेंट ने जो बना दिया, सुप्रीम कोर्ट उसको टच भी नहीं कर सकता। इंडिया में इंदिरा गांधी ने जब ये लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ले ली एग्जीक्यूटिव एक्शन से, मेनका गांधी केस में ही सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले ऑब्जर्व किया कि सिर्फ प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ ही नहीं है, इवन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ भी है। मतलब मुझे उस लॉ की रीजनेबलनेस जांचनी है, उसकी फेयरनेस जांचनी है, उसकी जस्टनेस जांचनी है, उसका युक्ति संबद्ध जो देखना है वो जांचना है, वो कितना फेयर है मुझे वो देखना है, कितना सही है मुझे वो देखना है। समझ में आगे कहानी? अब सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर क्या कहा कि भैया मुझे रीजनेबल चीज देखनी है, तो इसलिए मैं उस लॉ की रीजनेबलनेस को जांच करूंगा, विच इज दी लेजिस्लेटिव एक्शन। क्योंकि कानून बना होगा ना, तो अब मैं उसकी भी जांच करूंगा, जबकि इंग्लैंड में लेजिस्लेटिव एक्शन की जांच नहीं हो सकती, बट ड्यू प्रोसेस में ही लेजिस्लेटिव एक्शन की जांच हो सकती है। समझ में आया कहा केस? ये मेनका गांधी वाला केस? जी सर, थोड़ा थोड़ा तो समझ में आने लग गया कि मेनका गांधी केस में ही सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कह दी कि भाई साहब ऐसा है, हम लेजिस्लेटिव एक्शन की भी जांच करेंगे, विच इज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। यस और नो? यस सर। ओके, अब आ जाओ वापस कहां पे, जिनकी कस्टडी हुई थी। बेटा किसने गिरफ्तार किया था? एग्जीक्यूटिव ने। अच्छा, गिरफ्तार हो गया। जब इसकी गिरफ्तारी हुई तो कस्टडी में यानी जेल में जब डाल दिया गया, तो क्या इन महिलाओं को सुना गया? सोचो, क्या महिलाओं को सुना गया था? क्या महिलाओं से पूछा गया था? इनका साइड पूछा गया था? नो सर। आप समझिए खेल क्या है। खेल ये है कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ अप्लाई होता है, ठीक है। प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ सिर्फ ये सवाल करता है, पहला सवाल, इज देयर एनी लॉ? मतलब जिसकी गिरफ्तारी हुई है, जो एग्जीक्यूटिव एक्शन हुआ है, क्या किसी लॉ की वजह से इसका गिरफ्तारी हुई है? आंसर मिलेगा हाँ सर। यहां पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में सेक्शन 66A है, जो इंसल्टिंग और एनोयंस की बात करता है। इस बेस पे सर इनकी गिरफ्तारी हुई, तो उसका मतलब है कि पहली कंडीशन करेक्ट है। इज देयर एनी लॉ जिसकी वजह से गिरफ्तारी हुई? यस सर। ओके, आगे बढ़िए। प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ में दूसरा सवाल आता है कि वो जो लॉ बनाया गया है, क्या किसी कॉम्पिटेंट बॉडी ने बनाया है? वाज लॉ मेड बाय एनी कॉम्पिटेंट बॉडी? क्या किसी कॉम्पिटेंट बॉडी ने वो लॉ बनाया है? एक बात बताओ, ये लॉ किसने बनाया? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 सर। सर ये लॉ तो पार्लियामेंट ने बनाया है। तो इसका मतलब है कि सेकंड क्वेश्चन का आंसर भी मुझे मिल गया। इज देयर एनी लॉ? यस सर। इज देयर एनी कॉम्पिटेंट बॉडी हु हैड मेड द लॉ? यस सर, पार्लियामेंट मेड द लॉ। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही कहानी? जी सर। भाई पार्लियामेंट ने उसको बना दिया, ओके। क्या सारे के सारे प्रोसीजर फॉलो किए गए थे? वर एवरी प्रोसीजर
इस लॉ को करेक्टनेस के लिए क्या सारे के सारे प्रोसीजर फॉलो किए गए थे? भाई गिरफ्तार कौन कर सकता था? पुलिस कर सकते, मतलब गिरफ्तारी कौन कर सकती थी? पुलिस कर सकती थी। कैसे कर सकती थी? सर इस बेसिस पे कंप्लेंट आया या तो उसका मतलब तीनों में ही जो है प्रोसीजर एस्टेब्लिश लॉ हमें दिखता है, हाँ या ना? भाई कानून भी है, पार्लियामेंट ने बनाया था और सारे के सारे प्रोसीजर फॉलो किए गए थे। आर्बिट्रेरली तो हमने उसको गिरफ्तार नहीं किया है सर, उसने कोई क्राइम किया था, सेक्शन में आया था, इंसल्टिंग हुई, उसकी पकड़ ली सर, गिरफ्तारी कर ली। इसका मतलब है कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ वाला जो एग्जीक्यूटिव एक्शन है वो सही है। अब हम चलते हैं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ पे। अब ड्यू प्रोसेस लॉ यानी लेजिस्लेटिव एक्शन की जांच कैसे होगी सर? एक बात बताओ, अब कोर्ट के पास वो कौन से तरीके हैं जिसमें कोर्ट ये देखेगा कि ड्यू प्रोसेस लॉ भी फॉलो हो रहा है? सर जब ड्यू प्रोसेस लॉ पे जब हम जाएंगे, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ पे जब हम जाएंगे तो प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ की जांच करने के लिए डीपीएल के पास जो है एक वो है, जिसे कहते हैं ना जांच करना, परीक्षण करना। जैसे होता है ना कि हमारे पास लिटमस पेपर होते हैं, एसिड और बेस निकालने का हमारे पास तरीका होता है कि लिटमस पेपर होता है और उसमें जब रखोगे तो वो ब्लू हो जाता है, रेड हो जाता है, तो उससे हमें एसिड बेस का पता चलता है। तो उसी तरह से हमारे पास जो है इंस्ट्रूमेंट है ऐसे जिससे हम लोग ड्यू प्रोसेस लॉ की वैलिडिटी को जांच कर सकते हैं। तो इनके कौन से मेथड हैं जिससे हम लोग इसकी रेलेवेंसी की जांच करेंगे? तो सर ये है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। ये वो तरीका है जिससे मुझे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की जांच करनी है। मतलब बेटा ऑडी अल्टर पार्टम, इसका मतलब है हियर द अदर साइड। जिन महिलाओं को तुमने गिरफ्तार किया था, क्या उनसे उनका साइड पूछा गया है क्या? ऑब्वियसली सर आंसर यहां मिलेगा नो। जिन महिलाओं को गिरफ्तार किया गया था उनसे सर नहीं पूछा गया, इसलिए प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस जो है वो अफेक्ट होती हुई दिख रही है, पहली चीज है। दूसरी चीज है नेमो जुडेक्स इन कॉसा सुआ। मतलब नेमो जुडेक्स कौसा सुआ, no one can be judge in on case। अगर केस कोई हो रहा है तो उस केस में जो जज होगा वो अगर उसी से रिलेटेड वो केस है तो उस केस का वो खुद जज नहीं हो सकता, या फिर उसके रिश्तेदारों से जुड़ा हुआ है अगर वो केस है तो वो नहीं हो सकता। नेमो जुडेक्स कॉसस हुआ, ठीक है। तो दो चीज है, ऑडी अल्टर पार्टम नोजा, सॉरी नेमो जुडेक्स कॉसस हुआ, यानी नो वन कैन बी जज इन ऑन केस। अच्छा, ये दो चीजें हैं सर जिसको हम कहते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। इस दो, ये जैसे होता है ना कि एक वो सोने को देखने के लिए उनके पास कोई पत्थर होते हैं जो ज्वेलर्स वगैरह होते हैं, वो रगड़ते हैं तो पता चल जाता है कि ये सोना है कि नहीं। उसी तरीके से ड्यू प्रोसेस लॉ फॉलो हुआ कि नहीं हुआ, इसके लिए पत्थर है ड्यू प्रोसेस, ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। इस पे घसीटना पड़ेगा मुझे, तभी पता चलेगा कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ सही है कि नहीं है। तो जिनकी गिरफ्तारी हुई है, क्या आपने ऑडी अल्टर पार्टम किया है? आंसर मिलेगा नो सर। उनसे पूछा ही नहीं कि आपने उठा करके डाल दिया। बाकी तो मैंने सेक्शन 66A स्पीच एंड एक्सप्रेशन में मैंने आपको बता दिया था सारी कहानी उसकी। ये वाली कहानी मैंने इन दोनों के साथ जोड़ दी है। तो सर ये भी नहीं हुआ था, और इसका केस मैं दूसरा बताऊंगा, ये 66 के साथ नहीं जुड़ा हुआ है। तो ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस जो है, ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को जांचने के तरीके हैं। इस केस पे आ जाओ, नो वन कैन बी जज इन ऑन केस। सर सीन क्या हुआ, अब्दुल कलाम जी राजस्थान में जा रहे थे, सॉरी राजस्थान कह रहा हूँ, अब्दुल कलाम जी चंडीगढ़ में जा रहे थे। चंडीगढ़ में कोई नई नवेली कोई एसडीएम बनी थी और उनको प्रोटोकॉल के तहत प्रेसिडेंट को लेने जाना था। उस समय वो प्रेसिडेंट हुआ करते थे और काफी ज्यादा ट्रैफिक होने की वजह से वो दूसरे लेन में उसके ड्राइवर ने दूसरे लेन में गाड़ी घुसा दी थी। और सामने से जो गाड़ी आ रही थी, अब समझिएगा, सामने से जो गाड़ी आ रही थी वो अपने लेन में सही थी। एसडीएम महोत्तरमा की जो गाड़ी थी वो गलत लेन में थी, क्योंकि ये लेट हो रही थी, इसलिए
सिर्फ ड्राइवर को इतना बोला कि ये जो थोड़ा बहुत बहस कर रहा है ना कि भाई है ना इस लाइन में कैसे आ गई, ये है फलाना ढिंगा, बोला कि अभी जाने दो, अभी हमारे पास समय नहीं है, बस नंबर नोट कर लो और नंबर नोट करके चलो। ड्राइवर ने नंबर नोट कर लिया। अगले दिन सर पुलिस वाले आए उस व्यक्ति के पास और उसको लेकर के उठा करके लेके गए जेल में। क्यों? क्योंकि भाई तूने रोड रेज किया है, तूने एसडीएम के साथ ये बोला वो बोला फलाना फलाना ढिंका, तो उस उठा करके डाल दिया जेल में। सर आई थिंक फ्राइडे का दिन था, सैटरडे संडे बेचारा जेल में गया, मंडे को केस हुआ, मजिस्ट्रेट के सामने पेश होना था उसको, मजिस्ट्रेट के सामने पेशी हुई तो पता चला कि भाई अच्छा मजिस्ट्रेट तो यही है, मतलब वो अपने ही केस में मजिस्ट्रेट बनी बैठी है। तो बंदे ने तैयारी कर रखी है सिविल सर्विस की, उसने बोला मैडम आप तो वॉयलेशंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस कर रही हैं। तो मैडम बोले कि मैं कैसे करूं प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस? बोला मैडम केस बोला कि ये केस तो आपके और मेरे ड्राइवर के बीच है। बोला ड्राइवर जो है वो ऑफिशियल एक्शन कर रहा था, तब आप उस गाड़ी में मौजूद थी, और क्योंकि ड्राइवर आपका है तो डेफिनेटली ये केस को अफेक्ट करेगा। तो मैडम आप खुद प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस को जो है वो क्या कर रही हैं, वॉयलेट कर रही हैं, और वॉयलेट कर रही हैं तो देखिए फिर इसके रेपरक्यूजन्स भी होंगे। तो मैडम को समझ में आ गया कि बंदा तैयारी करके बैठा और मेरी तैयारी ठीक नहीं थी, इसलिए मैडम ने फिर रिकंसिलिएशंस वगैरह की, क्योंकि बाद में टेस्टिमनी भी लोगों ने दे दी थी कि गलती गाड़ी वाले की थी, वो रॉन्ग साइड में था। समझ में आई कि नहीं आई कहानी? तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस की वॉयलेशन नहीं होनी चाहिए। तो ये दो चीजें हैं सर जिसके बेसिस पे, ये वो पत्थर है जिसपे मुझे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को चेक करना है। जब ये चेक करूंगा तब मुझे पता चलेगा कि प्रोसेस एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इज गुड और नॉट। अब समझिए कि प्रोसेस एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ अब दोनों साथ साथ चलेंगे। कब? मेनका गांधी केस 1978 ऑनवर्ड्स। लो भैया ये हो गया आपका आर्टिकल 21। पर्सनल लिबर्टी को भी हम लोगों ने डील कर लिया, हमने लाइफ को भी डील कर लिया, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ क्या कहता है वो भी हमने डील कर लिया। ये जो है जो हमने किया कैसे कैसे होगा ये सारा का सारा प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। दिस इज ऑल अबाउट आर्टिकल 21। एम लक्ष्मीकांत में आर्टिकल 21 में साफ साफ समय समय पे लिखा गया है कि प्राइवेसी, शेल्टर, एनवायरमेंट, साफ सड़कें वगैरह वगैरह, राइट टू क्लीन वाटर। ये जो नमामि गंगे प्रोजेक्ट है ये साफ पानी देने की ही बात करेगा। साफ पानी मतलब राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21 विद चॉइस एंड डिग्निटी। तो समझ में आया कि इनके कितने बड़े मतलब कंसिक्वेंसेस होते हैं। नमामि गंगे ऐसे ही नहीं आया, नमामि गंगे आया ही है कहीं ना कहीं आपके आर्टिकल 21 को इफेक्ट करने के लिए। सर्दियों में जैसे कि मैं जिस सिटी में रहता हूँ, इस सिटी में जो नगर निगम है वो जो कंडम हुए बस होते हैं, हरियाणा रोडवेज की जो कंडम बस है, वो उनको ऐसे ऐसे इलाके में खड़े कर देती है जहां पर लगे कि कोई व्यक्ति बाहर सो रहा है तो वो बस में जाकर के सो जाए, क्योंकि कड़ाके की ठंड है, बाहर रहेगा तो मर जाएगा। तो रैन बसेरा वहां स्थापित किया जाता है। रैन बसेरा सर परमानेंट होता क्या? नहीं बेटा, रैन बसेरा परमानेंट नहीं होता, वो टेम्पररी, सिर्फ सर्दियां होती है तब रैन बसेरा बजाया जाता है, क्योंकि राइट टू शेल्टर जो होता है वो आपका आर्टिकल 21 है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है। अच्छा, राइट टू वर्क इज राइट टू लाइफ और नॉट सर? नहीं, राइट टू वर्क इज नॉट राइट टू लाइफ। क्यों? क्योंकि राइट टू वर्क में तो फिर सबको काम देना पड़ेगा, सबको काम देने के लिए क्या पता स्टेट इतना एफिशिएंट हो ही ना, क्योंकि सारी चीज डिपेंड किस पे करती है? रिसोर्सेज पे। स्टेट के पास रिसोर्सेज ही नहीं है तो कैसे सबको काम दे दे? इसीलिए राइट टू वर्क जो है अंडर आर्टिकल 41 डीपीएसपी में जोड़ा गया कि स्टेट की जो अपनी कैपेसिटी होगी उस हिसाब से वो काम देगा, ना कि हर व्यक्ति को काम देगा ही देगा। तो इसलिए वो 100 दिन के जो रोजगारी आर्टिकल 41 में पढ़ते हो ये वो है। तो इस तरीके से एम लक्ष्मीकांत में पूरा लिखा गया है कि क्या क्या इस कंडीशंस में आएगा। तो यहाँ तक की बच्चे कहानी मेरी तरफ से खत्म हो गई। टाइम हो गया 3:15, हो गए हमारे लगभग लगभग 2 घंटे लगभग। तो आज की कहानी को यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। यहाँ तक बच्चे किसी का डाउट हो तो पूछिए, नहीं तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। हमारे यार 1.5-2 घंटे चले जाते हैं, लेकिन आर्टिकल 2 ही डिस्कस हो पाते हैं। चलो डिटेल में कर रहे हैं वो, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट है कि नहीं? चलो पूछो भैया, आपका कोई डाउट है तो। कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी बात है डियर लोकेश।
और ये चीज लिख लेना आप, आर्टिकल 20 और 21, ये जो दो आर्टिकल हैं, ये दो आर्टिकल खत्म नहीं होंगे। जो मोरारजी देसाई की जो गवर्नमेंट बनी थी, उन्होंने 44th अमेंडमेंट 1978 किया था। याद कीजिए 1978 में ही मेनका गांधी केस आया है, इसको रिलेट कर सकते हैं आप। दूसरा, इंदिरा गांधी ने जब 75 में एग्जीक्यूटिव एक्शन के थ्रू, यानी जो प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है, जिसके तहत उन्होंने वो खत्म कर दिया, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, तो फिर देखिए उसी की वजह से है ना, आगे जाकर के हम ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को भी इंक्लूड होते हुए देखेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 21 में सिर्फ प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ दिया गया है, लेकिन 78 मेनका गांधी केस के बाद उन्होंने साफ बोल दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि हम प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ के बिल्कुल इक्विवेलेंट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को भी लेकर के चलेंगे। तो ये उन्होंने साफ मेंशन कर दिया था। तो कोई डाउट नहीं है बच्चे? हाँ बिल्कुल, टाइम का पता नहीं चलता। चलो डाउट नहीं है तो फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। टिल देन एंजॉय करो, और वीकेंड है, वीकेंड को एंजॉय करो। मिलते हैं मोस्ट प्रोबेबली मंडे को। ओके बाय बाय।